नमस्कार। इस वीडियो में आपको एसएससी एमटीएस 2024 के लिए हर एक चीज़ जो एक एस्पिरेंट को चाहिए होती है, चाहे वो एग्ज़ाम पैटर्न हो या फिर एज कैलकुलेशन वाली चीज़ें हो, जिसमें स्टूडेंट्स काफ़ी रहते हैं दुविधा में कि हमारी एज इतनी है कि इस पे हम क्या कर सकते हैं, अभी हम 11th में हैं, क्या हम एग्ज़ाम दे सकते हैं। वो सारी चीज़ें आपको क्लियर की जाएगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये है कि आपको हर एक सब्जेक्ट, चाहे वो मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश, हर एक चीज़ की डिटेल स्ट्रेटजी आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। सो आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि अल्टीमेट गाइड, जितनी चीज़ें आपको एसएससी एमटीएस के लिए चाहिए वो इसी वीडियो में आने वाली है। काफ़ी वीडियो लेंदी जाएगा, और थोड़ा सब्र रखेंगे ना तो हर एक चीज़ जान जाएंगे और कोई भी ऐसी चीज़ बचेगी नहीं जो आपको अदर सर्च करनी पड़ेगी। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम समझने वाले हैं कि एसएससी एमटीएस है क्या, क्या इसकी लास्ट डेट है ना, और इसका जो एग्ज़ाम जो प्रोसेस है, जो भी चीज़ें हैं, प्रोसीजर इसका क्या क्या है, उन चीज़ों को समझेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें भी बताऊंगी मैं आपको, जो कि है रिजोल्यूशन ऑफ टाई। बात करते हैं। चलिए एक बार इधर देखना शुरू कीजिए। सबसे पहले ये जो लास्ट डे लिखा हुआ है ना, ये लास्ट डे का मतलब है कि एप्लीकेशन फिल करने की लास्ट डेट क्या है। तो एप्लीकेशन की लास्ट डेट जो है वो 31 जुलाई है। तो अगर आप इसी बीच में, मतलब 31 से पहले पहले इसको देख रहे हैं या 31 को भी देख रहे हैं, तो आप एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं। रात को 11 बजे तक आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। क्लियर है इस चीज़ का। एग्ज़ाम की अगर हम बात करें तो एग्ज़ाम आपका अक्टूबर नवंबर में होगा। इस एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया गया है। पहले एग्ज़ाम जुलाई अगस्त में ही होने वाला था, बट न्यू कैलेंडर के हिसाब से अब ये जो एग्ज़ाम है वो आपका अक्टूबर नवंबर में होने वाला है। इसे हम 2 मंथ स्ट्रेटेजी कह सकते हैं, बट मेरे हिसाब से 3 महीने तक भी आराम से बचे हुए हैं, क्योंकि अक्टूबर के 20 तारीख के बाद ही जो होंगे वो आपके एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे। तो आराम से आपके पास 3 महीने का टाइम आ रहा है। वैकेंसी की बात करें, ठीक है, वैकेंसी की अगर हम बात करते हैं तो वैकेंसी इस बार की अच्छी देखने को मिली है। पिछले साल से 2023 में वैकेंसी कम आई थी, तो कट ऑफ बहुत हाई देखने को मिली थी, बट अब की बार वैकेंसी अच्छी आई है। वैसे हम कट ऑफ एनालिसिस के ऊपर बात करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि ये जानना कि सेफ स्कोर क्या रहने वाला है एसएससी एमटीएस के लिए, आप एनालिसिस करके बताइए पिछले सालों से और अब की वैकेंसी के हिसाब से, तो बताइएगा, मैं आपको सेफ स्कोर के बारे में भी बता दूंगी। चलो एमटीएस की बात करें तो आपके इतनी वैकेंसी आ रखी है और हवलदार के लिए इतनी। अच्छा, एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, एमटीएस और हवलदार 2 अलग अलग पोस्ट है। हवलदार वाली आपको जो वैसे भी पता है ना, तो एमटीएस की पोस्ट अलग है, हवलदार की पोस्ट अलग है। तो अभी जो हम इसमें बात करने वाले हैं वो हम एमटीएस की ही बात करने वाले हैं। हवलदार की सिर्फ वैकेंसी यहाँ पे लिखी गई है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, पहले हमारा जो एग्ज़ाम होने वाला है वो 2 सेशन में होने वाला है। एक और चीज़ मिस हो गई है शायद, एज कैलकुलेशन। एज कैलकुलेशन जो कि बहुत से एस्पिरेंट का क्वेश्चन होता है, जो भी अभी स्कूल लाइफ में भी बच्चे ही हैं, 11th-12th में हैं, और वो कह रहे हैं कि मैम किस तरीके से होगा, मेरी उम्र ये हो गई, ये हो गई। बात करते हैं, अगर आपका 1 अगस्त को, इस 1 अगस्त 2024 है आपका, अगर आप इससे पहले पहले 18 साल पूरे कर चुके हैं तो आप इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। बस एक और वो चीज़ रहेगी कि आपकी 10th पास होनी चाहिए। क्लियर है। तो अब इस चीज़ के ऊपर मत बोलना कि मैम 1 अगस्त से पहले पहले ही अब 18 की कंप्लीट हो जाने चाहिए, उससे बाद हो रहे हैं तो कोई नहीं होने वाला है। 1 अगस्त से पहले पहले होना चाहिए। चीज़ क्लियर है ये चीज़। 2 सेशन में हमारा एग्ज़ाम कंडक्ट होता है। देखो ऐसा कुछ नहीं है कि सेशन 1 पहले दिन होगा फिर सेशन 2 दूसरे दिन होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों एक ही दिन होते हैं, बट इसको डिवाइड किया गया है। एक है क्वालिफाइंग इन नेचर, और जो सेशन 2 है आपका, उससे आपकी मेरिट आएगी, मतलब जो कट ऑफ आती है वो सेशन 2 के हिसाब से आती है। बस सेशन 1 क्यों रखा गया है इसके बारे में एक बार देख लेते हैं। सेशन 1 के अंदर आपकी नो नेगेटिव मार्किंग। ये सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ यहाँ पर यही है कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सेशन 1 में, जिससे हमारा मैथ्स और रीजनिंग, मैथ्स के आपके 20 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के भी आपके 20 क्वेश्चन आएंगे, और हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, मतलब 60-60 हो जाते हैं। मतलब टोटल 40 क्वेश्चंस आपके रहने वाले हैं सेशन 1 में, जिसके लिए आपको 45 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा, ठीक है। ये जो चीज़ है, इतनी चीज़ आपको समझ आ चुकी है। मतलब मैथ्स और रीजनिंग दोनों ही क्वालिफाई हो गई है। क्वालिफाइंग इन नेचर का मतलब होता है कि आपको एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया को फुलफिल करना है, एंड दैट्स इट। इससे कोई मेरिट नहीं आने वाली है। इसका मतलब कि जैसे कि आपने एग्जाम दे दिया,
अब आपका जो पेपर जब चेक होने वाला है, सबसे पहले आपको सेशन 1 चेक करेंगे। अगर आप ये स्पेसिफिक क्राइटेरिया को फुलफिल कर लेते हैं, उसके बाद ही आपका सेशन 2 चेक होगा और आप मेरिट में आ सकते हैं आप। अदरवाइज अगर आप फुलफिल नहीं करते हैं तो आपको वहीं से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। क्वालिफाइंग क्राइटेरिया की बात करते हैं, बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगी इतना, ठीक है। देखो टोटल 40 क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके। अगर आप जनरल कैटेगरी से है ना, तो आपको कोई 12 क्वेश्चंस को सही कर देना है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपको कोई 10 क्वेश्चंस को सही कर देना है। और अगर आप SC ST से हैं तो टोटल 8 क्वेश्चंस आपको सही करने होंगे। बस इतना ही करेंगे और उसमें आप ये जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल कर लेंगे और आप इसे क्वालिफाई कर लेंगे। बट ना एक बहुत अच्छी चीज़ और भी है, क्या सेशन 1 का रोल इतना ही है कि मेरे को कोई नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो रीजनिंग के तो कुछ क्वेश्चन अपने आप ही बन जाते हैं, है ना। हमने पढ़ी भी नहीं होती तब भी क्वेश्चन बन जाते हैं, तो वो तो तुक्के मार के भी हो जाएगा। तो क्या इतना ही रोल है सेशन 1 का, आगे इसका कोई रोल नहीं है? इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको इसी वीडियो में मिलेगा, थोड़ा सा सब्र कीजिए बस। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई कि 40 क्वेश्चन 45 मिनट में, और ये क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया होगा जो कि बहुत सिंपल तरीके से बताया है। यहाँ देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है ताकि आप समझे ना कि मार्क्स है। तो 12 क्वेश्चन आपको सही करना है, 12, 10 एंड 8। सेशन 1 समझ आ गया। आप जैसे ही आपका पेपर शुरू होगा, आप सेशन 1 में आएंगे, 45 मिनट्स तक ये चलेगा। आप अपना पूरे मार्क्स वगैरह जो भी है आप क्वेश्चन को टिक लगा लेंगे। उसके बाद जैसे ही 45 मिनट खत्म होंगे, आपका सेशन 2 शुरू हो जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है अलग डे कुछ भी, वैसे ये सारी चीज़ें तो आप जानते होंगे ऑब्वियसली। चलिए सेशन 2 कब देख लेते हैं। सेशन 2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेरिट तो इसी से आने वाली है ना। इसमें आपके 2 चीज़ आएगी, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश। जनरल अवेयरनेस का मतलब वही GS जिसको हम कहते हैं, इसके अंदर सारी चीज़ें SST से रिलेटेड या साइंस से रिलेटेड आ जाती हैं। GK GS भी बोलते हैं जिसको। तो जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश, ये 2 चीज़ें रहने वाली हैं। 25 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के, 25 क्वेश्चन इंग्लिश के, दोनों के ही 75 हो जाएगा। तो कि 150 मार्क्स का आपका पूरा सेशन 2 रहने वाला है, जिसके लिए आपको 45 मिनट्स दिए जाएंगे। 45 मिनट्स लग बहुत ज़्यादा रहे हैं, या फिर किसी किसी को कम भी लग सकते हैं, बट देखिए बहुत ईजी है क्योंकि इंग्लिश और GS का सिर्फ यही हिसाब होता है कि आता है तो टिक, नहीं आता है तो नहीं होगा, है ना। तो ये 45 मिनट्स काफ़ी अच्छा टाइम दिया गया है इन क्वेश्चंस के हिसाब से। तो आपको 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं 45 मिनट में। अब वो ये मत बोला मैम एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट का टाइम भी नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन रीडिंग करने में ही अगर आप उसका आंसर डायरेक्टली जानते हैं तो आपको 10 सेकंड लगने वाला उसको टिक लगाने में, ठीक है। ये रह गई। तो मतलब मेन चीज़ आपको यहाँ ये समझनी है कि जो आपका कट ऑफ में नाम आएगा या फिर जो मेरिट आएगी वो इस 150 मार्क्स से आने वाली है। मतलब ये 150 मार्क्स जो है, इनमें से आपको कितने मार्क्स लाएंगे उस हिसाब से डिसाइड होगा कि आपको MTS की सीट मिलती है या नहीं मिलती। क्लियर? इसके बारे में बात करेंगे, सेफ स्कोर के बारे में। आप मुझे ज़रूर बताना, कमेंट खुला है, बताइए कि आप ऐसे कोई वीडियो चाहते हैं कि आपको सेफ स्कोर पता चल जाए, ताकि आप इस दौरान जो पढ़ाई कर रहे हैं आपको पता रहे कि आपको कितने मार्क्स स्कोर करना होगा अगर आप ये सीट लेना चाहते हैं। चलिए इस मेन चीज़ को समझते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ टाई, जिसके बारे में मैं इससे पहले भी एक बार इसके बारे में बात कर चुकी हूँ, बट उस टाइम पे काफ़ी नहीं थे लोग, पर अब लोग जुड़ गए हैं तो उनके लिए बताना फिर ज़रूरी है। पहली चीज़, रिजोल्यूशन ऑफ टाई का मतलब है कि देखो ऐसा केस बन सकता है कि आपके सेशन 2 के जो मार्क्स है 150 मार्क्स है और आपके बहुत सारे स्टूडेंट के साथ मार्क्स सेम हो जाए, ठीक है, टाई हो जाए मार्क्स का। तो उन टाई वाले केस में किसको अंदर लिया जाएगा और किसको बाय बाय बोला जाएगा, वो केस कैसे डिसाइड होगा, उस केस को समझते हैं। जनरल अवेयरनेस मार्क्स, ये जो आपके GS के मार्क्स हैं, मतलब कि मान लीजिए लेट्स सपोज किसी के दोनों के ही 125, चलो 120 मार्क्स मांग लेते हैं, 120 और 120 मार्क्स दोनों के आ रखे हैं, 120 दो कैंडिडेट के मार्क्स 120 हो गया, तो ये टाई हो गया है। इस टाई को रिजॉल्व करने का तरीका है कि सबसे पहली चीज़ जो देखी जाएगी वो देखी जाएगी GS के मार्क्स, जो स्कोर करना काफ़ी टफ रहता है। तो GS के मार्क्स जिसके ज़्यादा होंगे, लेट्स सपोज इस वाले के जो मार्क्स है अगर हम बात करें 75 में से, तो इसने 50 मार्क्स स्कोर किया और इसने 52 मार्क्स स्कोर कर लिया, ऐसे रेंडमली डाटा बोल रही हूँ। तो जो ये वाला है ये बाजी मारेगा यहाँ पे, समझ रहे हैं। तो मतलब GS बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल निभा रही है
टाई वाले केस में। और ये मत सोचना कि टाई होगा तो देखेंगे, बहुत लाखों की भीड़, 30-40 लाख बच्चे इस फॉर्म को भर रहे हैं, तो समझ रहे हैं कि कितनी बार टाई होने वाला है। तो इस चीज़ के लिए आपको समझना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ जो जानना बहुत ज़रूरी है, टोटल मार्क्स इन सेशन 1। इसे कुछ इस तरह समझिए कि मान लीजिए कि आपके मार्क्स देखे गए 150 में से दोनों ही स्टूडेंट के मार्क्स सेम आ गए, उनके जब जीएस के मार्क्स देखे गए वो भी सेम निकले, जो कि केस काफ़ी कम बनता है बट हो सकता है। उस केस में उनके सेशन 1 के टोटल मार्क्स देखे जाएंगे। अगर कोई सोच रहा है ना कि सिर्फ इतना ही काम है कि तुक्के लगा के आ जाऊंगा और वो बाजी निकल जाएगी, पर अगर टाई होता है और आप फंसते हैं तो यहाँ आप पीछे रह जाएंगे, क्योंकि यहाँ सेशन 1 के भी टोटल मार्क्स को काउंट किया जाएगा। यही चीज़ मैं आपको समझाना चाह रही थी कि ऐसा ना समझिए कि सिर्फ इतना ही रोल है इसका, इतने में ही एसएससी ने बोला कि जाओ इसको ऐसे तुक्के लगा के आ जाओ तुम्हें पास कर देंगे। इन्होंने रिजोल्यूशन ऑफ टाई की जगह पर उन्होंने बाजी मारी है, तो ये समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद ये दोनों ही केस इतने ज़्यादा मायने नहीं रखते हैं, क्योंकि ये दोनों केस ही फुलफिल हो पाना बहुत रेयर केस है। किसी के सेम नंबर आएंगे, फिर जीएस में भी सेम नंबर आएंगे, फिर मैथ्स में भी सेम नंबर आएंगे। उसके बाद देखा जाएगा कि उनकी एज क्या है, तो एज जो बड़ी वाली एज का होता है उनको रख लिया जाता है, और अल्फ़ाबेट ऑर्डर उसके बाद। तो देखो ये वाले केस को तो आप दिमाग में ना ही लाइए, क्योंकि ये 2 केस हैं, ये अपने आप में ही फुलफिल हो जाएगा, नीचे तक कोई नहीं आने वाला है। तो ये 2 चीज़ें आपको याद रखनी होगी। पहली चीज़ कि आपको जीएस में बहुत अच्छा स्कोर करना होगा उस हिसाब से, क्योंकि टाई के केस बहुत बनेंगे, उस टाइम पे कैसे बाहर निकलोगे। और दूसरा, सेशन 1 को भी इतना लाइटली मत लीजिए। इसीलिए मैंने इस वीडियो में ये भी चीज़ बताई है कि मैथ्स के कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर कर लीजिए और रीजनिंग के कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर कर लीजिए, ताकि आप ये वाला जो क्राइटेरिया है ना यहाँ पे, इसको कर पाएँ। ठीक है, उसको मैंने ऐसे नेगलेक्ट नहीं छोड़ा है, उसको भी इंक्लूड किया है। ठीक है, तो यही थी आपकी जो भी मुझे ओवरऑल आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी। अच्छा, एक और चीज़ जो लोगों के मन में डाउट ही रहता है ना, कि जो इसका जो रिजल्ट आता है एसएससी एमटीएस का रिजल्ट, इसके बारे में मैंने पहले बात नहीं करी है, आप सुन लीजिए। एसएससी एमटीएस का जो रिजल्ट आता है ये स्टेट वाइज आता है। ठीक है, हर एक स्टेट के लिए, हर एक यूटी के लिए अलग अलग तरीके से निकलती है। जैसे कि चंडीगढ़ और यूपी के लिए सबसे ज़्यादा हाई कट ऑफ जाती है, कट ऑफ का डिफरेंस है। तेलंगाना, ओडिशा की कट ऑफ थोड़ी कम नीचे जाती है, दिल्ली की कट ऑफ भी काफ़ी ऊपर रहती है। तो स्टेट वाइज कट ऑफ डिफरेंट होता है। ठीक है, हर जगह से वेरी कर रहा होता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं सिर्फ स्कोर की वीडियो बनाऊं भी, तो मैं वो बताऊंगी कि आप चाहे किसी भी स्टेट में हो, अगर आप इतना स्कोर कर लेते हैं तो बाजी मार लेंगे। बट और चीज़ों का ध्यान भी आपको रखना होगा कि पिछले साल आपकी स्टेट में क्या कट ऑफ आई थी, तो वो चीज़ भी मैं आपको समझाऊंगी कि उस तरीके से हम कैसे डिसाइड करेंगे कि क्या हमारा सेफ स्कोर रहने वाला है। तो आप किस स्टेट में हैं ये भी डिसाइड करेगा, या किस सिटी में है ये भी डिसाइड करेगा कि क्या कट ऑफ आपके उधर रहने वाला है। क्लियर है ये चीज़? चलिए, जो भी चीज़ें मुझे आपको बतानी थी वो यहाँ कंप्लीट हो चुकी हैं। ये हिसाब से आपको बताना मेरा बहुत ज़रूरी था कि मैं आपको ये बताऊँ कि रिजोल्यूशन ऑफ टाई कैसे होने वाला है। तो जीएस अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। इसके बाद आगे की वीडियो में आप ये देखने वाले हैं कि हर एक चीज़ की, मतलब चाहे हम मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश, इसी सीरीज़ में आपको ये समझाया जाएगा आगे कि मैथ्स की प्रिपरेशन कैसे कीजिए, रीजनिंग की, जीएस की और इंग्लिश की। इसी सीरीज़ में आपको वीडियो आगे देखने को मिलने वाली है। मैथ्स स्ट्रेटजी के लिए आपको पहली चीज़ ये पता होनी चाहिए कि किस तरीके से, किस सेशन में उसे पूछा जा रहा है। तो सेशन 1 जो कि क्वालिफाइंग है, इसे सिर्फ क्वालिफाई करना है। क्वालिफाई करना है मतलब कि जो मेरिट आएगी आखिरी में, जिस बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा, उसमें इसका कोई रोल नहीं होगा। इसमें एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया है, अगर आप उसे पास कर लेते हैं, दैट्स इट चैप्टर। तो आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो रहने वाले वो मैं इसमें ये बताने वाली हूँ। तो टोटल मैंने यहाँ पे 9 चैप्टर्स का मेंशन किया है। सीरीज के हिसाब से किया है, मतलब जो ऊपर के लिखे गए हैं वो सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, और जो नीचे आए जा रहे हैं वो कम 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 होते जा रहे हैं। जैसे कि जो प्रॉफिट एंड लॉस एंड नंबर सिस्टम है, ये क्वेश्चन जो पूछा जा रहे हैं, 4 या 3 क्वेश्चन इसके पूछे जा रहे हैं। जो भी आप प्रीवियस पैटर्न के हिसाब से देखेंगे उसमें ये चीज़ें पूछी जा रही हैं। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा कि आपको पता रहेगा। तो पहले प्रॉफिट एंड लॉस, नंबर सिस्टम, SICI,
सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। मेंसुरेशन जो चीज़ है ना, ये आपको एडवांस नहीं करनी है, बेसिक जो मेंसुरेशन होती है अर्थमेटिक वाली, वो मेंसुरेशन आपको करनी है, जो कि हम नॉर्मली हर क्लास में पढ़ ही रहे होते हैं, ठीक है, जो 8th क्लास तक होती है, 10th क्लास तक होती है। रेशो, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस एंड एवरेज। एवरेज का एक क्वेश्चन हर साल देखने को मिल जाता है, मैंने उसको मिस नहीं किया, यहाँ लिख दिया, क्योंकि एवरेज बहुत छोटा सा टॉपिक होता है, थोड़ा सा पढ़ के ही चीज़ें हो जाती है, इसलिए यहाँ पे उसको ऐड कर लिया गया। हर साल एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, और प्रॉफिट एंड लॉस और नंबर सिस्टम के 3 या 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। मेंसुरेशन भी कम नहीं है, मेंसुरेशन के भी और एसआई के भी 3-3 क्वेश्चन ऐसे देखने को मिल रहे हैं। चीज़ें क्लियर हैं? तो ये आपके कुछ चैप्टर रहने वाले हैं। अगर आप सोचेंगे, देखो आपने बिल्कुल भी कभी भी मैथ्स को नहीं पढ़ा है, ठीक है, अगर आपने बिल्कुल भी मैथ्स को कभी नहीं पढ़ा है और आप शुरू करने वाले हैं, तो ऐसा नहीं कि आप प्रॉफिट एंड लॉस से शुरू कर दो, दिक्कतें आ जाएंगी आपको। मैथ्स का शुरू करने का तरीका अलग होता है, मैथ्स के चैप्टर वाइज होते हैं चीज़ें, जो कि उसका एक बेस बनते बनते ऊपर ऊपर जाते आते पड़ता है। तो अगर आपने अभी बिल्कुल भी मैथ्स नहीं पढ़ी है, तो सबसे पहले आपको पढ़ना होगा परसेंटेज, सबसे पहले पढ़ना होगा परसेंटेज, फिर उसके बाद होगा आपका रेशो, ठीक है। परसेंटेज के बाद रेशो ही पढ़ा जाता है, रेशो प्रोपोर्शन पढ़ा जाता है। तो परसेंटेज सबसे पहले होता है। परसेंटेज जो होता है वो बेस बनने का काम करता है बाकी सभी चैप्टर की, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस डायरेक्ट जाएंगे तो परसेंटेज के जो क्वेश्चन होंगे, क्योंकि परसेंट का खेल होता है, वहाँ पे फंस जाएंगे, तो उनके लिए बता रही इन्होंने शुरुआत नहीं की है। तो परसेंटेज और रेशो यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। उसके बाद आप अपने हिसाब से जो भी चैप्टर चुना चाहे, जैसे टाइम एंड वर्क एवरेज कर सकते हैं, फिर टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है। मेंसुरेशन एंड में भी कर सकते हैं, एसआई, सीआई, प्रॉफिट लॉस आप इसके बाद, मतलब मेन ये है कि पहले ये दो चैप्टर कर लेना, जो कि बेस बनाने का काम करेंगे। एवरेज भी कर सकते हैं, काफ़ी छोटा है, जल्दी निपटा के रख दोगे, एक क्वेश्चन तो आपका कन्फर्म हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आप कोई भी चैप्टर ले सकते हैं। बस दिमाग में रखना, मेंसुरेशन वाली जो चीज़ें हैं, मेंसुरेशन एडवांस लेवल की नहीं है, बहुत बेसिक मेंसुरेशन जो कि हम 10th क्लास से अप टू पढ़ते हैं, वही चीज़ें पूछी जा रही हैं, तो उतना ही आपको करना होगा। मैथ्स की स्ट्रेटजी आपने डिमांड की तो मैंने लाई, ठीक है। तो इसमें ये आएगा। अब इसमें आपको ना, अब मैं चाहूँ तो इसको भी लिख दूँ कि कितने क्वेश्चन कितने से, कितने क्वेश्चन कितने से, पर मेरा काफ़ी ज़्यादा काम बढ़ जाता है उस चीज़ में। और होता ये कि इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि इसमें फुल मार्क्स का कोई है नहीं, आप जितना कर सके ये क्राइटेरिया आप फुलफिल कर लेते हैं, दैट्स इट। तो उतनी ही मेहनत करना, बिकॉज 3 मंथ का जो टाइम है इसको ऐसे वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो मैथ्स और रीजनिंग के लिए जो ज़्यादा दिमाग लगाने वाली चीज़ें नहीं है ना इस एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग, उनके ऊपर कम ही दिमाग लगाइए, कम ही टाइम दीजिए। इसलिए कुछ स्पेसिफिक चैप्टर जिनके क्वेश्चन आप लगा सकते हैं, दिमाग में ये रखेंगे कि MTS के PYQ ही सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। कहीं भी PDF कोई चैनल वगैरह होंगे जहाँ पर इनकी PDF अवेलेबल हो जाती है। तो पहली चीज़ आप जो करेंगे, देखो जिन्होंने पहले से कर रखा है वो सिर्फ जानने के लिए आए हैं, उनके लिए बहुत अच्छा काम है, वो थोड़े बहुत मुक लगाएंगे, क्वेश्चंस लगाएंगे, उनका काम बन जाएगा। बट अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं और आपको बिल्कुल भी नहीं पता है कि कैसे शुरुआत होती है, सबसे पहले टाइम के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, इन जनरल नहीं बता रही हूँ, टाइम 3 महीने का उसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ। पहली चीज़ आप जाके बेसिक क्लास देखने वाले हैं, ठीक है। अच्छे से बेसिक क्लास देख लीजिए, फॉर्मूले वगैरह लिख लीजिए। फॉर्मूले से काम नहीं चलेगा, थोड़ा बहुत आपका उसको पूरा होल कंसेप्ट समझिए, ठीक है। तो कोई भी, जैसे आप परसेंटेज शुरू कर रहे हैं तो पहले परसेंटेज से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि मैं स्कूल लाइफ में काफ़ी अच्छा परसेंटेज के क्वेश्चन कर लिया करता था, तो आपको रियलिटी चेक देने के लिए बता देती हूँ। कंपटीशन के अंदर अलग तरीके से होता है, यहाँ पे XYZ मान के कुछ नहीं होता है, बहुत अलग तरीके से होता है। ये चीज़ आपको तब समझ आएगी जब आप पढ़ने लगेंगे। तो इसीलिए परसेंटेज की पहले बेसिक क्लास देखिए, उसके बाद MTS की PYQ निकालिए, जो कि परसेंटेज में MTS की PYQ में जो क्वेश्चन परसेंटेज के आए हैं उसका कहीं से PDF अवेलेबल हो जाता है, तो बहुत अच्छी बात है। उन क्वेश्चंस को लगाइए। आपके पास ऐसा PDF पहले खुद से ढूंढ करना, नहीं मिलेगा तो आइए मैसेज करिए, ठीक है, उसको अवेलेबल करवाया जाएगा। तो परसेंटेज कर लिया, देन उसके बाद रेशो की बेसिक क्लास पढ़िए, 1 या 2 क्लास करिए, 1 क्लास से भी काम बन जाएगा। MTS लेवल कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, 1 का क्लास करिए रेशो की आपने कंसेप्ट पढ़े, फिर एज इट इज़ MTS में ही जो क्वेश्चन पूछे गए हैं रेशो से उन्हीं को सॉल्व करिए। ज़्यादा करेंगे, कोई ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज GS और इंग्लिश जैसे जो सब्जेक्ट है जिनको ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है वहाँ करना। अब देखो कुछ ऐसे होते हैं ना, उनको लगता है कि मैं पढ़ तो रहा हूँ, पता नहीं मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि आप सही जगह टाइम नहीं लगा रहे हो। आप पढ़ रहे हो, बट सोचो आप मैथ्स ही पढ़ते रहो, मैंने तो वो देखा नहीं। तो थोड़ा हमें स्मार्ट चीज़ों को देखते, क्या कैसे चीज़ क्राइटेरिया बन रहा है उस हिसाब से हमें करना होगा, क्योंकि अब ये पैटर्न चेंज हुआ है, तो इस तरीके से ही हमें स्ट्रैटेजी में भी चेंजेस करने होंगे। तो ये चीज़ें आपको समझ आ चुकी है।
कोई ऐसा बुक्स वगैरह मत ले लेना, कोई इतनी नीड नहीं है, ठीक है। सीरियसली बता रही हूँ, कोई बुक की नीड नहीं है, क्योंकि आप बोलेंगे मैम अपने बुक नहीं बताई, कोई बुक की नीड नहीं है। बेशक अगर आपके पास कोई बुक पढ़ी भी हो मैथ्स के क्वेश्चन की, तो मेरा तो कहना यही रहेगा कि एमटीएस के ही क्वेश्चन लगाइए, और जगह लगाने की कोई खास ज़रूरत नहीं। खामखा लेवल बढ़ेगा, अब ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश करने लगेंगे और फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि लेवल इतना ज़्यादा ऊपर नहीं आता है। चीज़ें क्लियर है? आपको करने हैं और उसके अलावा कोई भी चीज़ को टच भी नहीं करना है, समझ लिया। अगर आप मेरे ऊपर ट्रस्ट रखते हैं कि मैं जो भी चीज़ें बताऊंगी वो सही बताऊंगी, तो इसके अलावा कोई भी चीज़ टच करने की कोशिश मत करना। जितना बोल रही हूँ उतना कर लेना, क्योंकि क्राइटेरिया के हिसाब से बता रही हूँ। जहाँ मेहनत करनी है वहाँ रोकूंगी नहीं कि वहाँ जाके जितने भी चैप्टर करो, एक्स्ट्रा पढ़ते रहो, करो करो करो, बट यहाँ इतनी खास नीड नहीं है, मेरिट नहीं आएगी ना इससे। चलिए देखते हैं, दो तरह की रीजनिंग होती है, वर्बल रीजनिंग एंड नॉन वर्बल रीजनिंग। जो चीज़ आपको क्लियर करवा दूँ कि नॉन वर्बल रीजनिंग जो होती है वो बहुत ईजी होती है। सबसे पहले अगर रीजनिंग की शुरुआत करना चाहते हैं अपना इंटरेस्ट बनाने के लिए, तो नॉन वर्बल रीजनिंग से करना, ठीक है। बहुत आसानी समझ आएगी। जो पहले से ही पढ़ चुके हैं उनको पता है कि मैं क्या चीज़ की बात कर रही हूँ। जो नहीं पढ़े कोई दिक्कत नहीं है, इसमें फिगर्स होती हैं, पिक्चर्स होती है, उसके हिसाब से हमें देख के बताना होता है, ठीक है। तो ये आपके 5 चैप्टर रहेंगे, एनालॉजी, सीरीज। अब ये सीरीज जो होगी ना पिक्चर सीरीज होगी, फिगर 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 बोलेंगे नेक्स्ट बताओ, ऐसा करके, ठीक है। मिरर एंड वाटर इमेज, एक क्वेश्चन आपको इसमें से देखने को मिल ही जाता है, मिरर एंड वाटर इमेज का, बहुत ईजी रहता है, तो इसको भी जरूर कर लेना। एम्बेडेड फिगर, एम्बेडेड फिगर भी आप मैंने चैप्टर नेम लिखा है, तो जाके सर्च करेंगे तो आराम से चीज़ समझ आ जाएंगे, ऐसे मैं नहीं समझा पाऊंगी ना। एंड फिगर कंप्लीशन, ये भी अगेन वही है कि नेक्स्ट चीज़ सीरीज में, या फिर वो अलग चीज़ भी हो सकती है कि क्या रहेगी, ठीक है। तो ये आप 5 चैप्टर नॉन वर्बल में कीजिए, और नॉन वर्बल में एक्स्ट्रा भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बट मेरे हिसाब से इतना करना काफ़ी है। जो मेहनत करने का मन है वो बाकी सब्जेक्ट में करना, मतलब कि इंग्लिश और जीएस में करना। यहाँ जितनी मेहनत बोल रही हूँ सिर्फ उतना कर लीजिए, ठीक है। तो ये आपके नॉन वर्बल, पहले इसको इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि करना भी आपको इसको पहले है। इसको कर लीजिए और साइड कर दीजिए, बहुत ईजी है। मेहनत वाला काम जो है वो यहाँ पे थोड़ा आ जाता है, उधर इतनी मेहनत का काम नहीं होता। अभी बताऊंगी बुक्स कौन सी लेनी है, वो देखते हैं। वर्बल रीजनिंग के अंदर आपको सीरीज करनी है। देखो सीरीज बोलोगे दोनों सेम क्यों है? यहाँ पे पिक्चर वाली फिगर वाली सीरीज है, यहाँ पे नंबर सीरीज और लेटर सीरीज है। अल्फ़ाबेट वाली जो सीरीज होती है ABCD करके होती है, अलग अलग वो उन्होंने ग्रुप बनाए होते हैं, बोलते हैं इसमें इसमें इसके, अब नेक्स्ट बताओ कौन सा होगा, वैसा। और नंबर में भी नंबर्स होते हैं जो कि हमें देखना होता है कि नंबर किस चीज़ का मल्टीपल है, ये किस तरीके से इसे सीरीज में अरेंज किया गया है, फिर हमें नेक्स्ट वाला बताना होता है। तो वो सीरीज की बात कर रहे हैं, नंबर एंड लेटर सीरीज। कोडिंग डिकोडिंग, ये अगेन वही अल्फ़ाबेट वाली चीज़ है। तो अल्फ़ाबेट वाली चीज़ों को बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पूछा जाता है इसके अंदर। रीजनिंग का मेन खिलाड़ी ही वही बैठा हुआ है, ठीक है, नंबर और अल्फ़ाबेट वाला। सिटिंग अरेंजमेंट समझ रहे हैं? वो कुछ एक आपको सिचुएशन बताएंगे कि इसके बगल पे ये, इसके बगल पे ये, इसके बगल पे ये, तो बताओ बी किसके बगल पे, बी किसके सामने, किसके राइट में, ऐसे करके। मेरे हिसाब से आपको चीज़ें भी इतने अच्छे से समझ नहीं आएगी। जिन्होंने पहले से कर रखी उनको आ गई होगी, पर जिनको नहीं आ रही है, जो चीज़ बता रही हो नाम जाके सर्च करेंगे, बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। ब्लड रिलेशन, ये भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी कन्फ्यूजिंग हो जाता है और इसके ऊपर मेहनत करने की ज़रूरत है, तो इसको अच्छे से क्वेश्चंस को देखना। लॉजिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स, दोनों के ही मैंने 5 बताए हैं। टोटल 10 चैप्टर बोल लें या 10 टॉपिक बोल लें, इन्हीं को करिए। चलिए अब बताती हूँ कि किस तरीके से प्रिपेयर इन दोनों को करना होगा। पहली चीज़ तो आप सिंपल यूट्यूब की हेल्प ले सकते हैं। एमटीएस से रिलेटेड जो भी कोई बैच अगर होगा, फ्री कोई बैच लेने की जरूरत नहीं है। मैं बोल रही हूँ यूट्यूब पे अवेलेबल कोई चीज़ है जहाँ पे वो क्वेश्चन करवा रहे हैं, एमटीएस में पूछे गए, तो आराम से उनको कर लीजिए, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आने वाली है। वहाँ से ही क्वेश्चन लगाइए, और एमटीएस के जो मूक होते हैं टेक्स्ट बुक में भी जो PYQ मूक होते हैं उनको सॉल्व कर लीजिए। तो ये एक काफ़ी अच्छा तरीका रहेगा आपको इन क्वेश्चंस को बनाने का। जैसे कि मैंने आपको मैथ्स के लिए तो बिल्कुल ही मना किया था कि आपको कोई बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बट अगर आप यहाँ पे चाहते हैं कि हाँ मेरे को बुक से ही पढ़ना है, मेरे को यूट्यूब से नहीं हो पाता है, जो भी चीज़ें हैं, तो आपको मैं ये बोलूँगी कि आप ये वाली बुक ले सकते हैं, अरिहंत के टेस्ट ऑफ रीजनिंग ले सकते हैं। प्राइस मुझे यहाँ नहीं दिख रहा है तो पता नहीं, देख लेना आप, ठीक है। तो अरिहंत के टेस्ट ऑफ रीजनिंग ले सकते हैं, काफ़ी अच्छे से इसमें दोनों में ही डिवाइड कर रखा है कि नॉन वर्बल वाला क्या है, वर्बल वाला क्या है। क्वेश्चंस लगाएंगे आराम से बन जाएगा, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आपके लिए ऐसा कुछ नहीं है कि आपको जो नॉन वर्बल वाला है वो आपको एमटीएस लेवल का देखना है। इसको आप कहीं से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जितने ज़्यादा क्वेश्चन लगाएंगे उतने ज़्यादा अच्छा है। बस इस चीज़ का ध्यान रखिए कि इतने भी ज़्यादा ना लगा ले कि आप मैथ्स
या फिर इंग्लिश और जीएस को टाइम ना दे पाए। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना होगा सिर्फ आपको कि इन दोनों को किस तरीके से प्रिपेयर करना है, मतलब मैथ्स और रीजनिंग को किस तरीके से प्रिपेयर करना है। जो चीज़ें मैंने आपको बताई एकदम डायरेक्टली बताई है, क्योंकि एग्ज़ाम की हम बात कर ही चुके हैं कि अक्टूबर नवंबर में आपका ये एग्ज़ाम जो होगा वो कंडक्ट करवाया जाएगा। इसका मतलब कि अभी आपके पास 3 महीने आराम से हैं। तो इन 3 महीनों में हम जीएस की तैयारी कैसे करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि 25 क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं, और इनके जो मार्क्स की बात करूं, हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, तो 75 मार्क्स आपके हो जाएंगे। 25 क्वेश्चंस 75 मार्क्स, और 2 ही चीज़ों से मेरिट आने वाली है हमारी, जीएस और इंग्लिश। तो जीएस को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, क्योंकि यही बताएगी कौन कट ऑफ में क्लियर होगा और कौन नहीं होगा। क्योंकि इंग्लिश पे ओवरऑल थोड़े बहुत सभी जो होते हैं एवरेजली परफॉर्म कर लेते हैं, बट जीएस बनेगा फैक्टर कि कौन निकल के बाजी मारने वाला है। पहले हम वेटेज की बात करते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन करते हुए आपके दिमाग में एक फ्लो चार्ट होना चाहिए कि आपको किस तरीके से, कहाँ से, कैसे प्रिपरेशन करनी है। तो वही सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। पहले स्टैटिक जीके से देखते हैं। आपको पता है 25 मार्क क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। तो 25 क्वेश्चन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ इस तरह है। स्टैटिक जीके जो कि ज़्यादा वेटेज लेता है 9 मार्क्स, और आपको लग रहा है स्टैटिक जीके याद करना तो बहुत आसान होगा। देखिए स्टैटिक जीके अपने आप में वास्ट सब्जेक्ट है, क्योंकि जो चीज़ें बाकी चीज़ों में ऐड नहीं हो पाती हैं उन्हें स्टैटिक जीके में डाल दिया जाता है। इसके ऊपर डिटेल वीडियो भी बनाई है, चाहे तो जाके देख सकते हैं, अदरवाइज मैं यहाँ तो सारी चीज़ें समझाने ही वाली हूँ। तो स्टैटिक जीके के आपके 9 क्वेश्चन रहने वाले, एवरेज बताया जा रहा है। देखिए ऐसा नहीं होगा कि आप जिस शिफ्ट में जाके बैठेंगे आप कहेंगे 9 ही आने चाहिए, ना 1 कम ना 1 ज़्यादा। ये जो एनालिसिस बनाया जाता है ये खुद से मैंने जो चीज़ें पीवाईक्यू में देखी है उसके हिसाब से बनाया है। तो चीज़ें थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, बस आपको आइडिया देने के लिए कि किस सब्जेक्ट को कितनी ज़्यादा मेहनत देनी है, इसके लिए ये वेटेज को तैयार किया गया है। हिस्ट्री की बात करें तो आपके 4 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने वाले हैं। पॉलिटिकली 3, ज्योग्राफिकली 3, करंट अफेयर के भी 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। पिछले अगर हम जब से पैटर्न चेंज हुआ उसमें तो ये हम रिपीटेड देख रहे हैं, उससे पहले का भी पैटर्न कुछ इसी हिसाब से था। साइंस के आपके 2 क्वेश्चन और इकोनॉमी के आपके 1 ही क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। ज़्यादातर अगर देखा जाए ना तो सारे शिफ्ट में, अब हम मेजॉरिटी की बात करें तो इकोनॉमी का क्वेश्चन 1 देखने को मिल ही जा रहा है कैसे भी। तो आप इस हिसाब से समझ सकते हैं कि हमें इकोनॉमिक्स को कितनी ज़्यादा मेहनत देनी है और कितने स्टैटिक जीके को देनी है, तो कितना आसान चीज़ें हो जाएंगी हमारे लिए समझने के लिए। इसीलिए हम वेटेज को देखते हैं। चलिए अब एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे पहले सीरीज़ में बात करेंगे। पहले स्टैटिक जीके, फिर उसके बाद हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, साइंस एंड इकोनॉमी। हर एक चीज़ का आपको सॉल्यूशन यहाँ प्रोवाइड किया जाएगा। सबसे पहले देखते हैं स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके देखिए होता क्या है। स्टैटिक मतलब कि ये जो दौर है ना, स्टैटिक जीके देखने में लगता है कि काफ़ी छोटी चीज़ होगी, पर हाँ देखिए स्टैटिक जीके जो है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा वास्ट टॉपिक होता है। पर इसमें भी अगर हम अच्छी तरीके से स्ट्रैटेजी फॉलो करें तो हम चीज़ों को टैकल कर सकते हैं। जैसा कि हमें पता हो कि पीवाईक्यू के हिसाब से कौन कौन से जो ऐसे टॉपिक है जिनको बार बार देखने को मिल रहे हैं। जो भी यहाँ पर आपको टॉपिक लिखे गए हैं ना, इनका मतलब ये नहीं है कि आप जिस शिफ्ट में जाके बैठेंगे उसमें सारे क्वेश्चन इसी से आ जाने वाले। अगर आपको पता होगा प्रोबेबिलिटी, तो ज़्यादा चांसेस है कि ये टॉपिक बार बार पीवाईक्यू में देखने को मिल रहे हैं, तो इस साल भी आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे, बट सारे मिलेंगे ऐसा नहीं कह सकते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले डांस एंड डांसर। देखिए अभी स्पेसिफिकली इस टॉपिक के ऊपर मैंने कोई करंट वीडियो नहीं बनाई, बट पहले एक पुरानी वीडियो पड़ी होगी, तो चाहे तो आप वहाँ जाके भी देख सकते हैं। डांस एंड डांसर की आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगी इंस्ट्रूमेंट एंड म्यूजिशियन, बुक एंड ऑथर, सेंसेस। तो सेंसस की बात करें जो 2011 के सेंसस हैं, इसके ऊपर भी एक वीडियो ऑलरेडी है। देखो पहले से बना के पिछले साल की है गेस, तो क्वालिटी उस हिसाब से आपको नहीं देखने को मिलेगी, बट हाँ अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ से भी आपको आराम से चीज़ें समझ आने वाली है। फेस्टिवल एंड मेला, कौन कौन से फेमस फेस्टिवल्स होते हैं, है ना, मेला होते हैं, वो कहाँ से आता है। जैसे अम्बुबाची मेला एक पीवाईक्यू में देखने को मिला था। तो आपका फेमस अवार्ड, कोई ऐसे भी अवार्ड हो सकते हैं, कोशिश कीजिए पहले नेशनल लेवल की, है ना, फिर उसके बाद सिंगर्स में हो सके, मूवी में हो सके, सो जो भी चीज़ें होती हैं, बाकी चीज़ों में भी आपको अवार्ड देखने होंगे।
गवर्नमेंट स्कीम, क्या क्या गवर्नमेंट स्कीम आई है। देखो आप चीज़ें देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो चीज़ें वो ओवरलैप कर रही है। सेंसस जो है वो इकोनॉमी में पढ़ा जाता है, बट यहाँ पे भी देखने को मिलता है, तो ओवरलैप चीज़ें भी यहाँ पे देखने को मिल जाती है। जैसे कि स्टैटिक जीके में लोग वाटरफॉल पढ़ा देते हैं, वो चीज़ें करवा देते हैं, बट जब मैंने ज्योग्राफी पढ़ाई थी तो मैंने उसी में उसमें चीज़ें ऐड कर ली थी। तो आपके हिसाब से वो चीज़ें हैं, जितना ज़्यादा आप जो चीज़ें मैं समझा रही हूँ अगर आप उसी हिसाब से चलेंगे तो बहुत सी चीज़ें आप अपने आप ही कवर कर जाएंगे। अदरवाइज़ खुद से स्टैटिक जीके जाके देखने लगोगे ना तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होने वाला है। फर्स्ट इन इंडिया मतलब कि जो भी चीज़ें हो सकती है, विमेन में बोल सकते हो, मैन में बोल सकते हो, ज़्यादातर विमेन वाले क्वेश्चन आते हैं कि जैसे कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट इन इंडिया, फिर आपका टेम्पल्स आपको विजिबल है या नहीं पता नहीं। फर्स्ट इन इंडिया के बाद टेम्पल एंड देन स्पोर्ट्स रिलेटेड नॉलेज। लास्ट वाला जो टॉपिक लिखा है वो स्पोर्ट्स रिलेटेड नॉलेज लिखा है, अगर आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं लास्ट के 3 बता देती हूँ। फर्स्ट इन इंडिया, टेम्पल्स एंड स्पोर्ट्स रिलेटेड नॉलेज। अब ये स्पोर्ट्स रिलेटेड नॉलेज जो है स्टार्टिंग में मैंने डाला है, और एसएससी एमटीएस के अगर आप पीवाईक्यू चेक करेंगे तो आपको देखने को मिल रहा है कि हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन इधर से देखने को आ जाता है। अब इसको आप किस चीज़ में ऐड करोगे बताइए? ज्योग्राफी में ऐड करेंगे, पॉलिटी कहाँ ऐड करोगे? हिस्ट्री में, है ना। तो ये चीज़ें ये कह सकते हो करंट अफेयर में कि स्पोर्ट्स का टॉपिक जहाँ पढ़ते हैं वहाँ पे चीज़ें हो सकती हैं, बट ये चीज़ें मैंने आपको यहीं पे ऐड करा रही है। आपको विजिबल नहीं होगा तो खुद मैंने जो रिपीट किया उसको एक बार देख के लिख लें। इसको ना एक जगह पे लिख लेंगे तभी जाके प्रिपरेशन हो पाएगी, अदरवाइज़ फिर आपके जो 3 महीने आपको मिल रहे हैं ये भी बर्बाद होने वाले हैं। कुछ ज़्यादा ही सच बोल देती हूँ और कड़वा बोल देती हूँ, बट सच सुनना आपको ज़रूरी है अगर आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है तो। हिस्ट्री की बात करते हैं। 3 तरीके से हिस्ट्री आपको पता होगी, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न। तीनों के बारे में ही देखना है कि क्या क्या टॉपिक रहने वाले हैं, ठीक है। देखिए पढ़ना तो आपको सब कुछ होता है। स्टैटिक जीके में मैं कहूँगी कि आपको जो चीज़ें मैं बता रही हूँ उनको आप ज़रूर से करें, बहुत अच्छे से करें। और जो भी आप इनको सर्च कर रहे होते हैं, आप स्टैटिक जीके के लिए क्या कर सकते हैं, आप ल्यूसेंट देख सकते हैं, ठीक है। ल्यूसेंट की बुक में जाके पीछे मिसलेनियस पोर्शन करके वहाँ पे आपको स्टैटिक जीके के बारे में चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। अदरवाइज आप यूट्यूब पे वीडियोस भी देख सकते हैं। एक गलती मत करना, हम कोशिश करते हैं हर बार जब भी हम वीडियो सर्च कर रहे होते हैं तो हम लिखते हैं, जैसे आपको एग्जाम्पल बताती हूँ, डांस एंड डांसर एसएससी और एसएससी एमटीएस ऐसे करके। देखो ज़्यादातर ऐसा होता है ना कि एसएससी एमटीएस का लेवल लो समझ के लोग बहुत छोटी लेवल की चीज़ें करवा देते हैं, और एग्जाम कभी कभी अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी पूछ लेता है। तो ऐसे मत डाला कीजिए, इन जनरल वीडियो देखा कीजिए, और सब जगह से 2-3 वीडियो, ऐसे नहीं हमेशा एक वीडियो देखिए। ऑनलाइन में आप किसी के ऊपर भी इतना भी भरोसा मत कीजिए, हमेशा 2-3 वीडियो देखिए, आपको अंदाज़ा लग जाएगा। तीनों को समअप करिए कि किसमें क्या चीज़ छूट गई, किसमें क्या चीज़ छूट गई, फिर उसको ऐड करके आप उससे ऐसे याद कर सकते हैं। तो देखो ये लिखने में तो आपको लग रहा है कि मैम बहुत कुछ बता रही है, असलियत में आप जीके देखोगे तो बहुत ज़्यादा वास्ट सब्जेक्ट है। मैं तो आपके लिए उसको बहुत छोटा करके बताने का काम कर रही हूँ। तो आप यहाँ पे ल्यूसेंट की हेल्प ले सकते हैं, यूट्यूब की हेल्प ले सकते हैं। बाकी अगर आपके पास कोई बुक है जहाँ पे स्टैटिक जीके के पोर्शन बताए गए हैं, वैसे मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे मैंने एक स्टैटिक जीके की बुक अवेलेबल करवाई है, 2 बुक करवाई है आई गेस, इंग्लिश में भी है हिंदी में भी है, तो वो भी आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। हिस्ट्री, एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न। देखिए करंटली हिस्ट्री की कोई भी प्लेलिस्ट नहीं है। स्टैटिक जीके के कुछ टॉपिक आपको देखने को मिल जाएंगे इस वाले चैनल पे, बट और चीज़ें नहीं हैं। बट हिस्ट्री के लिए एंशिएंट हिस्ट्री मैंने पहले कवर करवाई थी, क्वालिटी आपको इतनी अच्छी देखने को नहीं मिलेगी, बट अगर आप पढ़ना चाहते हो तो ऑब्वियसली आपको सारी चीज़ें पढ़ने को मिल जाएंगी, और एसएससी एमटीएस के अच्छे लेवल पर भी क्वेश्चन देखने को वहाँ से मिल जाएंगे। तो उनके लिए ये बढ़िया रहेगा कि आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। टॉपिक की बात करें तो IVC, इंडस वैली सिविलाइजेशन, बुद्धिज्म, मौर्य एंड गुप्ता। बहुत छोटा करके बता रही हूँ क्योंकि हिस्ट्री ना बहुत ज़्यादा बड़ा सब्जेक्ट हो जाता है अगर मैं इसको पढ़ाने लगूँ। सोचिए आप जो डिमांड करते हैं कि मैम हिस्ट्री की प्लेलिस्ट लाई है, अब देखो ऐसा नहीं होता कि मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें करवा के निकल जाऊँ, क्योंकि ये जो वीडियोज़ है वो हमेशा के लिए रहने वाले हैं। तो मेरा मोटिव हमेशा यही रहता है कि एक डिटेल में चीज़ें करवाई जाए। जैसे कि मैंने आपको हिस्ट्री एंड पॉलिटी की जो डिटेल वीडियो है जिसके ऊपर आपने बहुत ज़्यादा प्यार भी बरसाया है कि काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने पढ़ाया है, तो बिल्कुल जो नए हैं वो जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो हिस्ट्री के लिए आपको पुरानी वीडियो देखने को मिल जाएगी, तो वो आप जाके देख सकते हैं, आपको एंशिएंट हिस्ट्री में वहाँ हेल्प हो जाएगी। मेडिवल एंड मॉडल के लिए कोई भी ऐसी वीडियो अवेलेबल नहीं है इस चैनल पे, बहुत क्लियरिटी से आपको समझा रही हूँ, मे बी कुछ महीनों में आ जाए। तो यहाँ पे गुप्ताज आप देख सकते हैं। फिर आपको मेडिवल में दिल्ली सल्तनत, मुगल, विजयनगर एम्पायर, वॉर एंड बैटल,
ठीक है। ये आपको लग रहा है कि बहुत छोटी टॉपिक है, दिल्ली सल्तनत बहुत छोटा, एक ही टॉपिक है। दिल्ली सल्तनत अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर आप उसे लेके बैठेंगे ना, उसके अंदर सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी कि इस एम्परर ने क्या चीज़ बनवाई, कहाँ पे बनवाई, हर चीज़ उनसे रिलेटेड जो होती हैं वो सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ जाएंगी। इसलिए देखने में तो लग रहा है कि दिल्ली सल्तनत बस ये 4 टॉपिक एक दिन में ख़त्म हो जाएंगे, बट काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। इसलिए टॉपिक को यहाँ पे कम करके ही लिखा गया है और उसी चीज़ के ऊपर फोकस करवाने की कोशिश की है जो कि एग्जाम में डायरेक्टली देखने को मिल जाती है। मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें, 1857 रिवॉल्ट। अच्छा, इन तीनों में बात करें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किस में से आते हैं, किसी को नहीं पता होगा तो बता रही हूँ। देखो, जो मॉडर्न हिस्ट्री होती है ना, यहाँ से आपको सबसे ज़्यादा देखने को क्वेश्चन मिलते हैं एंशिएंट और मेडिवल के हिसाब से। तो अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं, ज़्यादा मेहनत देना चाहते हैं, तो मेडिवल के ऊपर, मॉडर्न के ऊपर आप दे सकते हैं। तो 1857 का रिवॉल्ट, गवर्नर और वायसराय, गांधीयन ईरा और आईएनसी सेशन, मतलब कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो सेशन हुए थे अलग अलग जगह पर, लाहौर सेशन कहाँ पे हुआ है ना, तो ये सारे जो सेशन है, जो इंपॉर्टेंट सेशन है, आप उनको बिल्कुल अच्छे से याद कर सकते हैं। सारे सेशन करने की ज़रूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट सेशन आप कर सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट सेशन पता कहाँ से लेंगे? यूट्यूब वीडियोस देखिए, है ना, कमेंट करिए, क्या पता मैं टेलीग्राम पे कुछ ऐसा अवेलेबल करवा दूँ। हमेशा इस चीज़ की याद रखिए कि जब भी आप यूट्यूब पे कुछ चीज़ें सर्च करते हैं ना, तो सिर्फ एक वीडियो के ऊपर स्टिक होकर ना करा करें कि आपने एक वीडियो देख ली और आप बोले कि हाँ इसमें से मेरा सारा काम बनने वाला है। ऐसा नहीं करा करें। क्या करें, 2-3 वीडियो आराम से उसकी देखें, क्योंकि देखो आप वहाँ से कर रहे हैं, आपने कोई बैच नहीं लिया है, तो 2-3 वीडियो देखिए, उसके सारों को कंपाइलेशन करके एक अच्छा सा कंटेंट आपका तैयार हो जाएगा, उससे आप पढ़ सकते हैं। तो हिस्ट्री के लिए अब मैं देखो कहने के लिए मैं ये तो नहीं कहूँगी कि ल्यूसेंट से पढ़ ले, काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा ल्यूसेंट से पढ़ना हिस्ट्री को। तो एंशिएंट के लिए तो आप जाके वो प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं जो मेरे ही चैनल पे है। बाकी मेडिवल एंड मॉडर्न के लिए तो आप कोई प्लेलिस्ट फॉलो कर लीजिए यूट्यूब पे, यही कहूँगी, या फिर स्पेसिफिक टॉपिक देख के भी आप जा सकते हैं। अच्छा, लोग क्या करते हैं ना, ये जो हिस्ट्री वगैरह इन सब की ना, आप जो मैराथन वीडियोस होती हैं 2-3 घंटों की, उसमें सोचते हैं कि आप वो कर लेंगे तो वो हो जाएगा। देखो ऐसी गलतियाँ ना अभी ना करो, क्योंकि 3 महीने हैं। अगर 1 महीने की बात होती तो मैं आपको कह देती कि एक मैराथन वीडियो देख लो 5-6 घंटे की, उसमें से आपके काम बन जाएंगे। बट अभी जब 3 महीने हैं आपके पास, तो इसको ऐसे वेस्ट करने की मत सोचो। तो मैराथन वाला जो पोर्शन होता है ना कि आप मैराथन देख के काम चला लेते हैं, वो 1 मंथ बचा हो तब हम कर सकते हैं। बट अभी जब टाइम है ना, तो चीज़ों को डीपली जाके करने की ही कोशिश करें। डेली टारगेट बनाएं, ठीक है। अभी आपको लगेगा 3 महीने 2-3 दिन और मजे कर लेते हैं, बट ऐसा नहीं होता है ना। चीज़ों को जितना सिंसियरली ले लेंगे उतना बढ़िया होगा। अब ऐसा तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि 3 महीने में आप चौके छक्के मार लेंगे। अगर आपने पहले से सिलेबस कंप्लीट कर रखा है एक बारी, तो रिविजन करके आप ज़रूर कर सकते हैं। बट कोई बिगिनर है उनके लिए बहुत टफ चीज़ हो जाएगी, तो रियलिटी चेक ज़रूर लीजिए। अगर आप प्रिपरेशन कर भी रहे तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप इन 3 महीने में जोर लगा लेते हैं, तो अगली बार जब MTS आएगा तो आप बहुत अच्छे से तैयार होंगे, क्योंकि आप पहले ही 3 महीने में कड़ी मेहनत कर चुके होंगे। तो इस तरीके से सोचेंगे ना, तो चीज़ें काफ़ी आसान लगने लगेंगे आपको। पॉलिटी की बात करें, देखो एक चीज़ आपको समझा दूँ, पॉलिटी और ज्योग्राफी के कंप्लीट बैचेस आप मेरे चैनल पे आप जाके बिल्कुल देख सकते हैं, ठीक है। मैं कोशिश करूँगी आई बटन पे यहाँ पे लगवा दूँ। तो पॉलिटी एंड ज्योग्राफी के जो बैच, ये जो हैं बैचेस, इन दोनों को ही मैंने डिटेल में समझाया है। मैं यहाँ पे आपको बिल्कुल नहीं कहूँगी कि इसके सिर्फ मेन टॉपिक कर लो। 1 महीना बचा होता तो मैं ज़रूर कहती कि मेन टॉपिक कर लो, जो यहाँ पे लिखे गए हैं वही कर लो, बट ऐसा नहीं, डिटेल में जाके कर लीजिए। मेरे हिसाब से पॉलिटी के सिर्फ 25 वीडियोस बनाई हैं मैंने, और ज्योग्राफी की 30 वीडियोस बनाने के लिए मैं बहुत लंबा भी खींच सकती थी, क्योंकि ज्योग्राफी अपने आप में बहुत चीज़ें कंप्लीट करवा सकती है। बट उसको नहीं किया है मैंने, और वीडियो भी ज़्यादा लेंदी को नहीं जाने दी है। देखिए, जब भी आप किसी टीचर को चुन रहे होते हैं तो कुछ चीज़ों का अच्छे से ध्यान रखें। पहली चीज़ कि आप जहाँ से पढ़ने जा रहे हैं वो किस तरह का कंटेंट आपको दे रहे हैं, आप उनके कंसर्न से आप सेटिस्फाइड हैं या नहीं है। दूसरी चीज़, हमें लगता है ना कि जो टीचर बहुत ज़्यादा चीज़ें बता रहा है, मतलब उनकी वीडियोस 2-2 घंटे की जा रही है ना, तो वो चीज़ आप समझ रहे हैं कि उसको कवर करने में आपको लगेगा टीचर के पास बहुत ज्ञान है, बट हमें तो टू द पॉइंट चीज़ें चाहिए, है ना। हमें उतना पढ़ना है, हमें कोई इतना बता दे और बोले कि सिर्फ इतना सा आएगा, तो फिर वो समझ रहे हैं आप, इतना सारा पढ़ के इतना सा आएगा का कोई मोटिव नहीं बनता है। तो ऐसी जगह से कोर्स लेने की कोशिश करें जो इतना बताए और उसमें से इतना आए, ठीक है। समझ रहे, इतना ही पढ़ना पड़े, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट भी तो है ना। अब आप सिर्फ ज्योग्राफी के लिए इतनी लंबी चीज़ें देखने वाले हैं तो कैसे काम चलेगा, बाकी चीज़ें भी सब्जेक्ट के ऊपर आपको ध्यान देना है। तो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं, बाकी आपकी इच्छा रहने वाली है। पॉलिटी में बात कर लेते हैं, आर्टिकल एंड शेड्यूल, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, बोरो फीचर एंड DPSP।
आर्टिकल एंड शेड्यूल की मेरे हिसाब से बताने की ज़रूरत नहीं है, हर साल एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। और ऐसा नहीं है कि आर्टिकल बहुत डीप आर्टिकल पूछ लिया जो कभी पूछता नहीं है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स में ही देखने को आपको मिल जाता है। इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट काफ़ी अच्छा है, अमेंडमेंट जो भी होते हैं इंपॉर्टेंट उनको आपको पता होना चाहिए। और इसके ऊपर अमेंडमेंट के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बन रखी है, पहले की है, आप जाके उसे सर्च करेंगे तो आपको याद रहेगा, ठीक है, तो वो कर सकते हैं आप। बोरो फीचर मतलब कि जब हमारा संविधान बनाया जा रहा था तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, अब आप इसको कॉपी करना मत कहना, बोरो करना मतलब कि हमने बाकी संविधान को पढ़ा, ठीक है, बाकी हर एक देश में जहाँ जहाँ संविधान बन चुका था वहाँ से संविधान को पढ़ा गया और फिर देखा गया कि हम अपने संविधान को किस तरह बहुत ज़्यादा अच्छा बनाए। इसीलिए अलग अलग कंट्रीज से चीज़ों को बोरो किया गया, जो चीज़ें हमें पसंद आई, ठीक है, तो उनको बोरो फीचर कहते हैं कि हमने कहाँ से क्या चीज़ को बोरो किया। वो क्वेश्चन भी आपको पीवाईक्यू में देखने को मिल जाते हैं। ये जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये मैंने ऐसे अपने मन किया तो लिख नहीं दिया है, पीवाईक्यू को देखने के बाद ही इन चीज़ों को डिसाइड किया गया है। डीपीएसपी को भी आप अच्छे से कर सकते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिल जाते हैं। आर्टिकल 44 आप जानते हैं डीपीएसपी का ही पार्ट होता है वो। चलिए ज्योग्राफी को देखते हैं। ज्योग्राफी का भी बैच ऑलरेडी अवेलेबल है, देख सकते हैं, फ्रीली अवेलेबल है, कोई चार्जेस नहीं है उसके लिए। तो जब चीज़ आपको मिल रही है अवेलेबल तो आप जाके उसे ज़रूर देखिए, और अदरवाइज़ आप सीधा डायरेक्टली वीडियोस भी देख सकते हैं। देखिए मेरा काम तो आपको असलियत बताना है कि क्या चीज़ें करनी चाहिए अगर इस 3 मंथ में हैं आप, है ना, तो वो आपका तरीका हो सकता है। रिवर्स, आप रिवर्स देख सकते हैं, है ना, हिमालयन रिवर्स होती हैं, पेनिनसुला रिवर्स होती हैं, नॉर्थ इंडिया की रिवर और साउथ इंडिया की रिवर जो होती हैं। रिवर्स का टॉपिक काफ़ी अब देखने को मिलता है, ज़्यादातर ये देखा जाता है कि रिवर का जो ओरिजिन होता है या रिवर के जो अनदर नाम होते हैं उनके ऊपर ही चीज़ें आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। हिमालय माउंटेन की बात कर रहे हैं तो वो भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि कौन सी कहाँ है, कौन सी कहाँ है, तो उसके ऊपर मैंने एक फ्लो चार्ट से चीज़ें समझाने की कोशिश की थी। अब जाके एक बार देखेंगे ना ज्योग्राफी वाला तो आपका अपने आप ही मन खुश हो जाएगा। सॉइल कहाँ पे कैसी है, अदर नाम जो होते हैं, ज़्यादातर जो ब्लैक सॉइल होते हैं उससे क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, तो ब्लैक सॉइल वाले चीज़ें हो गई, है ना, लैटेराइट सॉइल हो गई। क्रॉप्स देखो बहुत छोटा टॉपिक है, बहुत ज़्यादा छोटा टॉपिक है, और ज़्यादातर यही पूछा जाता है कि ये क्रॉप कौन सी होती है, ये क्रॉप कौन सी होती है, ज़्यादा उसमें नहीं आता डिफ़िकल्टी, पर क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो अगर छोटी चीज़ इतना सा टॉपिक थोड़ा सा आधे पन्ने का टॉपिक करके ही अगर आपको वो 1 मार्क्स देखने को मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात होगी, इसलिए मैंने इसको यहाँ ऐड किया। और सोलर सिस्टम आप देखेंगे तो पहले ही वीडियो जो होती है सोलर सिस्टम से पढ़ाया जाता है ज्योग्राफी को। कोई लोग इंडियन हिस्ट्री उससे भी करवाते हैं, इंडियन ज्योग्राफी से भी करवाते हैं, पर सोलर सिस्टम से भी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। प्लैनेट से रिलेटेड, है ना, प्लैनेट के कोई अनदर नेम हो सकते हैं, कोई उनके स्पेसिफिक फीचर्स हो सकते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं वो आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगी। अब ये मत बोलना कि मैम पॉलिटी और ज्योग्राफी का आपने बताया नहीं, कहाँ से करें, दोनों बैचेज अवेलेबल है, जाके देखिए, आराम से चीज़ें हो जाएंगी। मेरा कहना यही होगा कि पूरा बैच शुरुआत से लेकर एंड तक देख लीजिए। बहुत छोटी वीडियो, शुरुआत की वीडियो लंबी गई थी क्योंकि सोलर सिस्टम वाली चीज़ें थी, मैं बहुत डिटेल में समझा रही थी, वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है कि एक ही बार पढ़नी पड़ेगी। तो बाकी की जो वीडियो है वो ज़्यादा लंबी नहीं गई हैं, 20 to 30 मिनट्स में आपकी वीडियो कंप्लीट हो जाती है। अगर आप उसको स्पीड बढ़ा के भी देखते हैं तो आपका लिखेंगे भी तो आधे घंटे में भी, लिख के भी इंक्लूड करेंगे तो आधे घंटे में वीडियो खत्म हो जाएगी। तो आराम से आप 2-3 वीडियो एक दिन में कर सकते हैं, तो बहुत आसानी से चीज़ें आपकी कवर हो जाएगी। बट एक ही चीज़ करना कि अगर ज्योग्राफी कर रहे हैं तो पहले ज्योग्राफी ही करना, और पॉलिटी कर रहे हैं तो पॉलिटी ही करना, फ्लो टूटना नहीं चाहिए, ठीक है। लगातार ज्योग्राफी खत्म कर लीजिए, टारगेट बनाइए कि 7 दिन के अंदर अंदर खत्म कर दूंगा, ये कर दूंगी। नोट्स ज़रूर बनाने हैं, ठीक है, इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ नोट्स अगर एक बार खुद से बना लिए ना तो एग्जाम में कभी कभी ये याद आता है कि मैंने उस पेज पे क्या लिखा था। बट खुद से अगर आप सोचोगे कि नहीं मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, मैंने तो लिखी रखी है चीज़ें, यहाँ पे भी कोई लोग करेंगे कि स्क्रीनशॉट ले ले, एक बार कॉपी में लिख लीजिए, कुछ नहीं जाएगा आपका। वो चीज़ आपको बार बार दिखेंगी ना, जिस कॉपी में आप जीएस के नोट्स बनाते हैं उसके जो कवर होता है वहीं पे लिख लीजिए, अंदर की साइड जो कवर होता है वहीं पे एक पेज चिपकाइए, अगर वो विजिबल है तो वहीं लिख लीजिए। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा काम आएंगी। करंट अफेयर के लिए ना बहुत मिसकंसेप्शन चीज़ें होती हैं, जैसे कि मैं समझाती हूँ आपको। लोगों को लगता है कि डेली करंट अफेयर पढ़ेंगे एक जैसे 3 महीने बचे हुए हैं आपके, और हर कोई सोचे कि मैं डेली 1 घंटे की करंट अफेयर की वीडियो देखूंगा थोड़ा ना एक चीज़ समझिए आप, मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। 3 क्वेश्चन आएंगे करंट अफेयर के, अब डेली 1 घंटा देंगे 3 महीने तक, क्या ये लग रहा है आपको कोई सेंस काम करने वाला है? तो कोई ऐसी चीज़ के ऊपर बात करते हैं ना जिससे हम पढ़े भी और जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो बन भी जाएं, है ना। चलो टॉपिक देख लेते पहले। स्पोर्ट्स, अपॉइंटमेंट, अवार्ड, सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स।
ठीक है, 4 ही चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। पहले स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो ज़्यादा देखने को मिलते हैं आपके, ठीक है, करंट अफेयर में आपके स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलते हैं। फिर अपॉइंटमेंट, अगर कोई हाल ही में किसी का अपॉइंटमेंट हुआ है तो उनका देखने को मिल जाता है। अवार्ड, रिसेंट अवार्ड की बात कर रहे हैं, है ना, जैसे हमने यहाँ पे फेमस अवार्ड पढ़ा था, है ना, यहाँ वाला। तो स्टैटिक जीके कि अवार्ड की हो भी सकता है कि पूछ ले कि ये वाला अवार्ड किस चीज़ के लिए होता है, किस चीज़ के लिए होता है, और ये अवार्ड ये पे कि यहाँ अभी रिसेंट टाइम में किस किस को अवार्ड दिया गया है। सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। देखिए, आप यहाँ पे गवर्नमेंट स्कीम भी देखा होगा आपने स्टैटिक जीके में, और यहाँ पे भी। दोनों में क्या डिफरेंस है? स्टैटिक जीके मतलब कि हाल ही में 1 साल से पहले की जो स्कीम है वो स्टैटिक में आ जाती है, और जो अभी करंट 1 साल के अंदर अंदर है वो इसमें आती है। करंट अफेयर की अगर हम बात करें तो कितने टाइम का करंट अफेयर हमें पढ़ना होगा? साफ सुनना चाहते हैं? 6 मंथ का पढ़ लीजिए, काम खत्म कीजिए, ठीक है, इतना कर सकते हैं आप। और अगर आपका ज़्यादा ही मन कर रहा है, जैसे कि आपका एग्ज़ाम जो होगा वो अक्टूबर नवंबर में होगा, आपका जो एग्ज़ाम है वो अक्टूबर नवंबर में होगा, तो अगर आप चाहते हैं कि नहीं इसमें से मेरे को कम्प्लीटली चीज़ें पढ़नी है तो आप जनवरी से कर सकते हैं, ठीक है, जनवरी से शुरुआत कर लीजिए। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक जा सकते हैं, जब तक आपका एग्ज़ाम होने वाला है। क्या करना है इसके लिए? देखिए, अड्डा 24/7 की एक हिंदू रिव्यू करके एक PDF आती है हर महीने। अब आप कहेंगे कि मैम कहाँ जाके ढूंढूं? कहीं जाके ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे जाइए। वहाँ पे आप फाइल वाले फोल्डर में जाएंगे ना, तो आपको आराम से ही सारे जो करंट अफेयर की PDF हैं वो आपको मिल जाएंगे। अभी हम जुलाई में हैं, तो मैंने लास्ट जून वाला भी आपको अपडेट करके टेलीग्राम पे अवेलेबल करवाया है। उन PDF को आप पढ़ेंगे और कुछ नहीं करने वाले हैं, ठीक है, उन PDF को आप पढ़ेंगे और कुछ नहीं करने वाले हैं। एक इंडोलॉगस करके भी एक चैनल है जो कि एक मंथली वीडियो बनाते हैं, उनको भी देख सकते हैं। पहले PDF एक बार पढ़ लीजिए, हिंदू रिव्यू जो है वो पढ़ लीजिए, अड्डा 24/7 बनाते हैं इसे, उसे पढ़िए, जाके इंडोलॉगस की वीडियोस देखिए, बहुत आसानी से 1 मंथ का क्लियर हो जाएगा। नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जहाँ ज़रूरत होती है नोट बनाने की वहीं बोलूँगी, फालतू में नहीं बोलूँगी। करंट अफेयर के नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। PDF है, प्रिंट आउट निकाल लीजिए, ये काम कर सकते हैं, बाकी और कोई काम आपके लिए नहीं है। और अगर आप देखो, अभी तो पहले सारी चीज़ों को रीडिंग लो, याद करने की कोशिश मत करो। 2-3 बार रीडिंग लोगे ना तो चीज़ें अपने आप याद होने लग जाएंगी। अभी तो टाइम है आपके पास, तो आराम से ऐसे ही प्रिपरेशन कीजिए। बाकी जब 1 मंथ रहेगा तो 1 मंथ स्ट्रैटेजी में चीज़ें अलग बताई जाएंगी, ठीक है, तब बताया जाएगा किस तरीके से पढ़ना है। अभी पढ़ाया जा रहा है कि आपको डिटेल में पढ़ना है, वहाँ बताऊँगी कि फास्ट तरीके से कैसे चीज़ें हो सकती हैं। साइंस के आपके 2 क्वेश्चन देखने को ही मिल रहे हैं, बट जैसा कि मैंने बोला कुछ भी चीज़ नहीं छोड़ूंगी ताकि आप ये ना बोल सके मैम ये नहीं बताया आपने डिटेल में। चलिए साइंस को देखते हैं। करंट अफेयर में बता चुके हो, टेलीग्राम चैनल पे आपको PDF अवेलेबल करवा दी जाती है, वहीं जाके आप देख सकते हैं। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। फिजिक्स में SI यूनिट, इंस्ट्रूमेंट्स, इन्वेंशन एंड फेमस थ्योरीज। फिजिक्स आपने वैसे भी स्कूल में अपनी पढ़ी होगी, 10th तक तो हर कोई पढ़ ही रहा होता है साइंस, तो वहाँ से जो चीज़ें होंगी, अगर आप काफ़ी अच्छे बच्चे रहे होंगे फिजिक्स मतलब साइंस में काफ़ी अच्छे बच्चे रहे होंगे 10th क्लास तक, चीज़ें जो होती है तो आप इसमें इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट अगर ऐसा नहीं था तो चीज़ें आप डायरेक्टली इन टॉपिक को सर्च कीजिए यूट्यूब पे, SSC MTS डाल के सर्च मत करना, ठीक है, कोई भी अपने लेवल ऊपर की डाल सकती है, जैसा डाल के कर सकते हो ऐसा कर लेना। क्या होता है ना कि हर कोई ऐसी वीडियो नहीं बना पाता है कि डिटेल में समझा पाए, तो मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि हर किसी की बात कर रही हूँ, बट मैं आपके उसके लिए कह रही हूँ कि कोशिश कीजिए कि थोड़ा अच्छे लेवल के ही क्वेश्चन जो कंटेंट है वो देखिए, ताकि अपने लेवल से ऊपर देखिए, कि नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, जो मैंने पढ़ा उसमें से आ जाना चाहिए। बट अगर आप अपने लेवल से थोड़े कम की देखेंगे कि उसमें थोड़ी चीज़ें बता दें बट क्वेश्चन उससे ऊपर लेवल का आ गया, तो वह गलती हो जाएगी, पढ़ने का फ़ायदा नहीं होगा। इसी चीज़ को समझाने के लिए कह रही हूँ कि थोड़ा ज़्यादा कंटेंट पढ़ लीजिए, बट इतना पढ़ लीजिए कि क्वेश्चन आ जाए। ये नहीं कि मैंने 1 पन्ना पढ़ा उसमें से क्वेश्चन नहीं आया, बट अगर मैं उसे 1.5 कर लेता तो क्वेश्चन आ जाता है ना। केमिस्ट्री, केमिकल नेम, पीरियोडिक टेबल। देखो पीरियोडिक टेबल ना अगर हम MTS के हिसाब से सोचें तो बहुत डीप चीज़ें नहीं आती पीरियोडिक टेबल के हिसाब से, ठीक है, पर तब भी आप एक बार नज़र डालेंगे तो ठीक है। अलॉय मतलब होता है जब 2 एलिमेंट्स को जोड़ दिया जाता है उनके गुणों को और अच्छा करने के लिए, जैसे कि ब्रॉन्ज कर सकते हैं, ब्रॉन्ज जो होता है वो अलॉय होता है, ठीक है, तो वैसा आप कर सकते हैं। अलॉय के बारे में पढ़ सकते हैं, कौन किसका होता है कौन किसका होता है, और उनकी प्रॉपर्टीज़ भी आप देख सकते हैं। ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत थोड़ी सी चीज़ों में आपका अलॉय वाला टॉपिक हो जाएगा। और इंपॉर्टेंट लॉ मतलब केमिस्ट्री में भी लॉ होते हैं, उन
लॉ को आप थोड़ा बहुत देख सकते हैं। बायोलॉजी, ह्यूमन डिजीज के बारे में पढ़ेंगे। ये तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है, ह्यूमन डिजीज। क्वेश्चन तो कुछ इस तरह से आता है कि डिजीज कौन से पार्ट को इफेक्ट करती है, निमोनिया कौन से पार्ट को इफेक्ट करता है। तो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको देखने को मिल जाते हैं। डिजीज और उनसे रिलेटेड जो बॉडी पार्ट है, इससे रिलेटेड भी एक वीडियो अवेलेबल है, पुराने एक वीडियो बनाई थी, पिछले साल की बात है, 1 साल होने वाला है। उन वीडियोज़ में आपको ये भी देखने को मिल जाएगा। तो ह्यूमन डिजीज, वाइटामिन, इसकी वीडियो भी अवेलेबल है। तो अलग अलग वाइटामिन के क्या नाम है और किस लिए क्या यूज़ है उनका, ये सब चीज़ें। प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम, देखो प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम जो ये टॉपिक है ना, ये आपकी इच्छा अनुसार है, करना चाहे तो कर ले, ना करना चाहे तो ना करे, ठीक है। इसमें लिख दिया गया है, देखो कोई चाहता है कि नहीं मैं इसमें से नहीं छोड़ना चाहता कोई क्वेश्चन तो कर सकता है, बट ज़्यादातर ह्यूमन डिजीज, वाइटामिन और सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी से देखने को मिलता है। प्लांट एंड एनिमल किंगडम से इतनी ज़्यादा मेजॉरिटी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलता है। अब एक आध दो आएंगे लोग, नहीं मैम उस शिफ्ट में आया था, देखो आया था वो तो अच्छी बात है, आया था तभी यहाँ पे टॉपिक में ऐड किया गया है, बस मोस्टली केसेस में बताऊँ तो तब बता रही हूँ। सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी, सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ने वाला है। अगर जैसे खाने का जो होता है, कहाँ से खाना गया, कहाँ गया, फिर उसके बाद क्या हुआ, कौन से जूसेस आए, बाइल जूस, पेनक्रेटिक जूस, ये सारे जो जूसेस होते हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं समझाऊंगी। सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी में भी आप ये चीज़ें कर सकते हो, काफ़ी बड़ा टॉपिक है सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक है। तो डिटेल में चीज़ें करोगे तो आसान से चीज़ें हो जाएंगी। अभी कर लोगे ना एक बारी, तो आगे कहीं भी कोई एग्जामिनेशन में बैठोगे तो ऐसी दिक्कत नहीं आएगी कि ये चीज़ को फिर से करना पड़ेगा, है ना। अभी आप ऐसा तो है नहीं आप एमटीएस की जॉब लेके उसके बाद आगे बढ़ने नहीं वाले हैं, आप आगे भी एग्जामिनेशन में बैठेंगे। तो जब बैठेंगे तो जो चीज़ें अभी कर रहे हैं ना उसको अभी करके अच्छे से रख दीजिए कि वो नोट्स आपके लिए बने रहें। इनके नोट्स बनाना भी ज़रूरी है, ठीक है, ऐसा नहीं कहूँगी इनके नोट्स मत बनाना, इनके भी बनाने ज़रूरी हैं, क्योंकि जब 1 महीना बचेगा ना आपका एग्ज़ाम का, तब आपको याद आएगा कि हाँ ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी। अगर नोट्स बना लिए होते तो फिर अब वापस वो वीडियो ढूंढ नहीं रहा होता हिस्ट्री में जाके कि यार हिस्ट्री में कौन सी वीडियो देखी थी, ठीक है। तो नोट्स बना लेना, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है नोट्स बनाने में। इकोनॉमी, इकोनॉमी का एक ही क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, बट कुछ भी नहीं छोड़ूंगी तो ये भी नहीं छोड़ना था। 5 ईयर प्लान्स कर सकते हैं आप, ठीक है, जो स्टार्टिंग से जो चलते आ रहे हैं वहाँ से। बजट, हर साल बजट आता है, बजट की भी एक वीडियो करें, बजट की भी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा रखी है, जिस टाइम बजट आया ही था उसी टाइम की बता रखी है, तो वो वाला पीडीएफ आप देख सकते हैं, ज़्यादा और कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और कॉमन फाइनेंशियल टर्म्स, जो इकोनॉमी से रिलेटेड कॉमन फाइनेंशियल टर्म्स होती हैं उनको आप देख सकते हैं। इकोनॉमी में यही चीज़ कीजिए। अब एक क्वेश्चन के लिए अगर आप खुद सोचिए, मैंने आपको स्टैटिक जीके का जो क्वेश्चन है वो मैंने आपको इतना लंबा करके दिखाया, उसमें पॉइंट ही पॉइंट भर रखे हैं, चाहो तो इसमें और भी ऐड ऑन कर सकते हैं, बट इतना काफ़ी है, एक्स्ट्रा आप चाहें तो कर सकते हैं। तो वो 9 मार्क्स की वेटेज रख रहा है, तो वहाँ पे अब ये 1 मार्क्स की वेटेज रख रहा है, तो मैं कितना टॉपिक डालूंगा इसके अंदर, जो ज़्यादातर देखने को मिल जाएगा कि अगर यहाँ से फंस जाते तो बहुत बढ़िया चीज़ है। तो यहीं से आपको देखने को मिल जाएगा 5 ईयर प्लान्स, बजट, कॉमन फाइनेंशियल टर्म्स। इकोनॉमी के लिए एग्जैक्टली देखो पीडीएफ यहाँ से मिल जाएगा, 5 ईयर प्लान आप एक वीडियो देख के सर्च कर सकते हैं, कॉमन फाइनेंशियल टर्म्स भी ऐसा हो सकता है। तो ये जो है आपके लिए फ्लो चार्ट रहेगा कि आपको ये सारी चीज़ें, अगर आप जिस तरीके से मैं कह रही हूँ वही चीज़ें कर पा रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि हाँ मैं जीएस के लिए प्रिपेयर हूँ। और ये जो सिलेबस है ये काफ़ी अच्छा है, 3 महीने आराम से लग जाएंगे इसे कवर करने में। तो ऐसी चीज़ें मत करना कि अपना टाइम बर्बाद करें, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। मैंने हर एक चीज़ के बारे में बताया, कहाँ कैसे करना है, कहाँ कैसे करना है। करंट अफेयर के नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो वो करना भी मत, ठीक है। करंट अफेयर की दिक्कत नहीं आएगी, आप पीडीएफ देखिए, और कुछ चीज़ें जो है वो आपको मेरे ऑलरेडी चैनल पर देखने को मिल जाएंगी, तो वहाँ से भी देख सकते हैं, वहाँ पे आपको आसानी हो जाएगी। पुरानी वीडियोज़ उनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी देखने को नहीं मिलेगी, बट जो भी कंटेंट समझाया जाएगा उसमें कोई कमी नहीं आएगी, तो वो चीज़ आप कर सकते हैं। बाकी कुछ चीज़ अगर रह गई है तो आप बताना ज़रूर। इंग्लिश स्ट्रेटजी में सबसे पहले आपको ये चीज़ पता होगी कि हम 3 तरीके से इंग्लिश को बांटते हैं। पहला ग्रामर, वोकैब एंड कॉम्प्रीहेंशन। इतनी चीज़ क्लियर है। हमें बात पता ही है कि एग्ज़ाम जो है वो अक्टूबर नवंबर में हमारा होने वाला है। एक एक करके बात करते हैं ताकि आपको कोई भी चीज़ ऐसी ना हो जो डाउट आपका रह जाए कि मैम आपने ये चीज़ क्लियर नहीं करी। सबसे पहले हमें देखना है ग्रामर पोर्शन को। आपके 10 क्वेश्चंस आएंगे ग्रामर पोर्शन से, और हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है।
इसका मतलब कि 30 मार्क्स आपका ग्रामर पोर्शन लेगा। ये बात तो आपको पता ही होगी कि अगर आप सही आंसर देते तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे और अगर आप गलत आंसर देते तो आपका 1 मार्क्स कट भी जाएगा। तो इंग्लिश जो होता है वो बहुत स्कोरिंग टॉपिक है और एमटीएस के मुताबिक तो बहुत ज़्यादा स्कोरिंग टॉपिक है, क्योंकि इसमें अगर आपके टोटल 25 क्वेश्चंस आते हैं तो आराम से लोग 20 प्लस कर लेते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इस बार एमटीएस में आपकी सीट पक्की हो तो इंग्लिश में फुल स्कोर करने के ही मेहनत कीजिए। इसके लिए हमें छोटी छोटी चीज़ों को भी देखना होगा। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। इसमें 3 चीज़ें मैंने लिखी हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट एंड एरर। देखो ग्रामर में ऐसा तो होता नहीं है कि स्कूल के बच्चों की तरह ग्रामर के क्वेश्चंस आ रहे हैं। यहाँ पे क्या होता है, हमें या तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट करना होता है कि यहाँ कोई लाइन में कुछ चीज़ गलत है, इसको इम्प्रूव करके लिखिए। वो किसी भी बेसिस पे हो सकता है, पूरे ग्रामर के जितने भी पार्ट ऑफ स्पीच में टॉपिक होते हैं वो किसी भी बेसिस पे हो सकता है। फिर आपका एरर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। अगर हम ग्रामर की बात करें तो इसके लिए जो बुक रहने वाली होती है, जो कि मुझे शायद बताने की इतनी खास ज़रूरत नहीं है, वो नीतू सिंह मैम की बुक रहती है, तो वही बुक आपको भी फॉलो करनी है, ठीक है। सो जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन है, देखिए 10 क्वेश्चन आएंगे इस पार्ट से, तो 3-3-3 का होता है, बट एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा चला जाता है। कभी एरर में 4 क्वेश्चन आ जाते हैं और बाकियों में 3-3 आते हैं, कभी फिल इन द ब्लैंक्स में 4 क्वेश्चन आते हैं, बाकियों में 3-3 आते हैं। तो ये तरीका आपका रहने वाला है और आप नीतू सिंह मैम की बुक को इसमें फॉलो करने वाले हैं। दिस इज द बुक, ठीक है। पता होगा इस बारे में, बट नहीं पता तब भी दिखा दिए। और जो चीज़ें होती हैं ना, जैसे ये तो है आपका थ्योरी पोर्शन पढ़ने के लिए, ग्रामर की जो थ्योरी पढ़नी होती है उस पोर्शन के लिए इसको ऐसा है। बट अगर हम प्रैक्टिस के लिए करें तो एक बुक आती है मिरर ऑफ कॉमन एरर करके, उस बुक को आप ले सकते हैं। अदरवाइज़ आप टेक्स्ट बुक वगैरह पर भी अगर आप डायरेक्टली जाके क्वेश्चंस भी लगाते हैं तो उसमें भी दिक्कत नहीं होने वाली है, बिकॉज एमटीएस की जो इंग्लिश है वो काफ़ी ईजी लेवल पे ही माने जाती है। अगर आप इंग्लिश में थोड़े बहुत भी अच्छे हो तो आराम से आप चीज़ों को कर लेंगे। तो आप डायरेक्टली टेक्स्ट बुक पे जाके भी, आपने थ्योरी वगैरह पढ़ ली, आप जाके क्वेश्चन लगाना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। 3 मंथ का टाइम है, तो पहले काम एक करना है कि पहले जाके टेक्स्ट बुक पे एक मूक दे देना, पीवाईक्यू बेस्ड दे देना, और उससे आपको ये पता चलेगा कि आपको इंग्लिश में कितनी ज़्यादा इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। बहुत से क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप ऐसे ही लगा लेंगे, बिकॉज वो बहुत ईजी लेवल के ही रहते हैं। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। दोनों चीज़ें बता दी, प्रैक्टिस के लिए भी कौन सी, मिरर ऑफ कॉमन एरर, जो कि अभी मेरे पास है नहीं, और थ्योरी के लिए आपका नीतू सिंह मैम की बुक रहने वाली है। और डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो 3-3 आते हैं और कोई एक जो होता है वो 4 में आ जाता है, जो कि ऊपर नीचे होता रहता है। तो मैं इसमें स्पेसिफिक नहीं बता सकती कि कौन सा 4 आएगा, कौन से 3 आएंगे। तो इस हिसाब से आपको ग्रामर पोर्शन की चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो चुकी हैं। बात रही कि हम मूक कहाँ पर लगाएंगे, तो आप टेक्स्ट बुक पे मूक लगा सकते हैं। बस आप जो मूक लगाएंगे वो पीवाईक्यू का ही लगाएं, ठीक है। एग्जैक्ट पीवाईक्यू जो आए हुए हैं उन्हीं का लगाएं। और जो आपका फोकस रहने वाला है वो 2023 के क्वेश्चन और 2022 के क्वेश्चन पे ज़्यादा रहेगा। सारी शिफ्ट के जो क्वेश्चन हैं उनको लगा लीजिए, बिकॉज वो लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से है। 2022 का जो हुआ था वो नया पैटर्न शुरू हो गया था, उससे पहले के क्वेश्चन भी लगा सकते हैं अगर आपने इन 2 सालों के सभी शिफ्ट के क्वेश्चंस लगा लिए हैं। बात करते हैं हमारी वोकैब की। पहले ही बता देती हूँ वोकैब के लिए कौन सी बुक आपको फॉलो करनी होगी, तो वो आपके लिए ब्लैक बुक रहने वाली है, जो कि सबसे ज़्यादा जानी मानी है इस चीज़ के अंदर। बट इस चीज़ को आपको समझना होगा कि ये एमटीएस लेवल का एग्ज़ाम है, तो कोशिश ऐसी करनी चाहिए कि पिछले 5 साल में जो भी वोकैब पूछी गई है आप उनको एक बार ज़रूर गो थ्रू कर लें, उनको पहले याद कर लें, बिकॉज रिपीटिशन होने के चांसेस होते हैं। और बाकी जो वोकैब पूछी जाती है वो बहुत ज़्यादा इजी होती है, जिसके लिए आपको इतना ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं होगी। बट अगर किसी को लगता है कि मेरी जो इंग्लिश है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो आप बुक के थ्रू भी जा सकते हैं। कोशिश करना इसके अंदर टॉप 200 करके जो पोर्शन दिया गया वहाँ से आप क्वेश्चन को जल्दी से याद कर पाएंगे। हर चीज़ के 200 कर लोगे तो क्वेश्चन फंस जाते हैं। मैंने पीवाईक्यू में चेक किया, जो इसके टॉप 200 क्वेश्चंस होते हैं, टॉप 200 इडियम्स या फिर जो भी चीज़ें हैं अदर एंटोनिम सिनोनिम, उनके क्वेश्चन एमटीएस में बार बार देखने को मिल रहे हैं। तो वो चीज़ भी आप कर सकते हैं, आपके इच्छा अनुसार होगा वो। बट कोशिश ये कीजिए जितने ज़्यादा वोकैब याद करेंगे उतना ही अच्छा होगा, और वोकैब उसी की याद करें जो एमटीएस में पहले पूछी गई है।
क्लियर है, क्योंकि टाइम ऐसा है नहीं कि हम रैंडमली कोई भी एग्जाम की वोकैब याद करें। तो पहले जो एमटीएस के प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस या फिर जो भी वोकैब से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए थे आप उनको पहले कर लें, उसके बाद आप आगे और चीज़ें कर सकते हैं। बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की, तो 10 क्वेश्चंस आपके वोकैब के आएंगे जो कि 30 मार्क्स की वेटेज रखता है। इसमें मैंने आपको 5 चीज़ें लिख के दी है, तो हर कोई 2 2 2 2 2 मतलब कि हर कोई 2 क्वेश्चन लेके आएगा। सिनोनिम के 2 क्वेश्चन, एंटोनिम के 2 क्वेश्चन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के 2 क्वेश्चन, इडियम्स के 2 क्वेश्चन एंड मिस स्पेल्ड वर्ड के 2 क्वेश्चन। और जिनके जो क्वेश्चंस हैं ये काफ़ी अच्छे लेवल के रहते हैं। इट मीन्स आप बहुत आसानी से इनका जो आंसर है वो दे पाएंगे। देखिए सबका लेवल अलग अलग होता है। अब मैं जाके देखूंगी तो भाई मेरे लिए तो सारे ही क्वेश्चन ईजी लगने लगेंगे मुझे, बट कोई ऐसा है जो हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ है ना, और उसकी इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं है, तो उनके लिए ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत रहेगी। वो कैप की चीज़ आपको क्लियर हो गई है। वो कैप की बुक भी मैंने आपको बता दी है, और आप 5 ईयर की जो एमटीएस की कोई कहीं से अगर आपको मिल पाती है कि क्या वो कैब आई है तो वो चीज़ आप कर सकते हैं। कॉम्प्रीहेंशन पोर्शन उनके लिए काफ़ी आसान होता है जिनको इंग्लिश में अच्छी पकड़ है, मतलब कि वो इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए हैं, उनको चीज़ें करने में कोई दिक्कत नहीं आती, तो कॉम्प्रीहेंशन को प्रिपेयर करने की कोई खास ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। बट जिनके लिए कॉम्प्रीहेंशन टफ हो सकता है उनके लिए, जिनको इंग्लिश में अच्छा खासा नहीं आती है ना, इंग्लिश थोड़ी सी समझ नहीं आती है, उस स्पीड में नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए दिक्कत आ सकती है। कॉम्प्रीहेंशन में आपके 5 क्वेश्चन आते हैं। देखिए क्वेश्चन एक आएगा जो कि आएगा क्लोज टेस्ट, उसी में 1 2 3 4 5 करके 5 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। बात करते हैं कि क्लोज टेस्ट होता क्या है। क्लोज टेस्ट की बात करें तो देखिए कुछ इस तरीके से मैंने समझाने के लिए करा है। आपको कोई पैराग्राफ लिख के देंगे और फिल इन द ब्लैंक्स, ये 1 2 3 4 5, तो ये जो 5 रेड कलर के मैंने ऐसे बनाए हैं ये आपको एज अ फिल इन द ब्लैंक्स देंगे, और बाकी का जो होगा वो पूरा पैराग्राफ लिख के देगा। पूरा पैराग्राफ में कुछ कुछ जगह पे फिल इन द ब्लैंक्स छोड़े होंगे, उन्हीं से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन के, जैसे इसके लिए एक क्वेश्चन तो वहाँ पे क्या फिल करा जाएगा ये आपको बताना है अकॉर्डिंग टू दी पैराग्राफ। वो कुछ भी हो सकता है, क्या पता वो ग्रामर से रिलेटेड ही हो, क्या पता वो वोकैब का ही क्वेश्चन हो, तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब देखो अगर मैं चाहूँ तो इसमें भी ये चीज़ ऐड हो जाती है, ये भी चीज़ ऐड हो जाती है, बट मुझे अलग करके समझाने में ज़्यादा आसानी होती है, इसलिए मैंने इसको थर्ड पोर्शन में भी डाला है। तो इसके आपके 5 ही क्वेश्चन रहेंगे, इसका मतलब ये भी 15 मार्क्स की वेटेज रखता है, और क्लोज टेस्ट में फुल मार्क्स स्कोर करना काफ़ी आसान रहता है उनके लिए जिनको अच्छे से इंग्लिश आती है, और बहुत आसान से हो भी जाता है, बिकॉज पैराग्राफ के अकॉर्डिंग हमें अंदाज़ा लग जाता है कि हमें यहाँ पे क्या भरना है। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी रहने वाली है। 10 क्वेश्चन ग्रामर के, 10 क्वेश्चन वोकैब के एंड 5 क्वेश्चन कॉम्प्रीहेंशन के। अच्छा कॉम्प्रीहेंशन के लिए बता दो तो देखो रीडिंग वगैरह अगर अच्छी नहीं है, ठीक है, तो अब ऐसा तो कोई टाइम बचा नहीं है कि मैं बोलूँ कि जाके रीडिंग करो समझो, तो मैं कहूँगी एक नियॉन क्लासेस की एक बुक आती है, एक येलोइश ऑरेंज कवर होता है उनका, ठीक है, मनीषा बंसल मैम की है, उस बुक को आप कर सकते हैं। उसमें काफ़ी क्लोज टेस्ट दे रखे हैं तो आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर कोई और तरीका आप मुझसे पूछे तो वो होगा टेक्स्ट बुक। जाइए जितने क्लोज टेस्ट है जो एमटीएस में पूछे गए हैं उन्हें लगाइए। देखिए जब आप मूक लगा रहे होंगे तो ऐसा तो होगा ही कि क्लोज टेस्ट आएगा ही आएगा, तो उस बीच में आपकी प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी खासी हो जाएगी। एक मूक ही, एक जो टेक्स्ट बुक से आप जो मूक लगाते हैं वही एक तरीका है कि आप किस तरीके से क्या लेवल पे पहुंच सकते हैं, क्योंकि वो एकदम एग्जैक्टली पीवाईक्यू में पूछे हुए क्वेश्चन होंगे, तो वो आपको बहुत अच्छा गाइड करेगा, जो कि शायद मैं या कोई और भी नहीं कर पाएगा। जो रियलाइजेशन उस मूक को लगाते टाइम होगा, आपको पता रहेगा कि आप कहाँ पे नीचे हैं, आप कहाँ पे ऊपर है, किस चीज़ की आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, किसको नहीं। अगर आप ये सोचेंगे ना कि मैम आप ही बताइए, लीजिए मेरा मूक ये रहा, ऐसे कुछ लोग कर भी रहे होते हैं, मेरे को जीमेल पे या बाकी जगहों पर भेज रहे होते हैं कि मैम ये रहा, बताइए क्या करें क्या करें। सो इस चीज़ को भी समझिए कि काफ़ी मैसेज वगैरह आते हैं, हर किसी को रिप्लाई देना पॉसिबल नहीं हो पाता है। ठीक है, तो कुछ चीज़ें आपको खुद से भी रिस्पॉन्सिबल होगा। ओवरऑल ये आप ही का काम है, ये आप ही को सीट मिलने वाली है, तो रिस्पॉन्सिबल रहिए कि अगर आप यहाँ कम मार्क्स स्कोर कर रहे हैं इसका मतलब आपको यहाँ मेहनत करने की ज़रूरत है। आपको हर एक चीज़ तो मैंने बताई कि इसके लिए कौन सी बुक, अगर आप थ्योरी कर रहे हैं तो उसके लिए कौन सी बुक, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसके लिए कौन सी बुक। प्रैक्टिस के लिए टेक्स्ट बुक भी बहुत अच्छा जरिया रहेगा, बट अगर किसी किसी को होता है कि नहीं मुझे बुक से ही पढ़ना है तो उनके लिए भी बुक बता दी गई है। वोकैब की चीज़ें भी आपको हर एक चीज़ डिटेल में बताएगी कि कितना कितना क्वेश्चन जो रहेंगे, कितने कितनी चीज़ों से आएंगे, तो आपके लिए याद करना और आसान रह जाएगा, है ना। और क्लोज टेस्ट के बारे में बता दिया, तो ये आपके टोटल 25 क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन
उसके हिसाब से क्या चीज़ कहाँ से पढ़नी है और किस तरीके से करनी है। यही होती है एक ओवरऑल स्ट्रैटेजी जो प्रैक्टिकल भी हो, ऐसी नहीं कि बहुत बड़ी बड़ी बातें कर दी जाए। अगर मैं आपको जाके बोलूँ कि जाइए न्यूज़पेपर पकड़ने पकड़िए और इंग्लिश को पढ़ना शुरू कर दीजिए, तो शायद ये भी पॉसिबल नहीं होगा, बिकॉज हमें थ्योरी पोर्शन के ऊपर भी ध्यान देना है, बाकी के सब्जेक्ट भी हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं बोलूँ सिर्फ इंग्लिश पढ़ लो, बाकी चीज़ें नहीं करनी होंगी, करनी तो हर एक चीज़ होगी। इसीलिए तो आप क्लोज टेस्ट वाली जो मैंने बताई थी कि आप नियॉन क्लासेस की जो बुक आती है उससे करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी खासी हो जाएगी। और इनके लिए भी आप जितना ज़्यादा टेस्ट लगाएंगे उतना ज़्यादा इंग्लिश इम्प्रूव होगी, क्योंकि एमटीएस की इंग्लिश काफ़ी अच्छे लेवल की होती है, ज़्यादा बहुत टफ नहीं आती है, बहुत मीडियम ईजी टू मॉडरेट जाती है, तो आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। बस इतना ही था इस इंग्लिश स्ट्रैटेजी के अंदर। मेरे हिसाब से आपको हर एक चीज़ बहुत क्लियर हुई होगी, ज़्यादा मैंने उसे डिफ़िकल्ट लेवल पे नहीं ले जाके बहुत इजी तरीके से समझाने की कोशिश की है। बताइएगा आपको कैसी लगी स्ट्रैटेजी, और नेक्स्ट स्ट्रैटेजी किस चीज़ के ऊपर चाहते हैं ये भी बताइएगा। मिलते हैं फिर किसी अलग वीडियो में। राधे राधे।